काला पासपोर्ट मिलके कैसा लगता है? एंटी इंडियन हो चुका तो अब। एंटी इंडिया होगा। हाँ, बिल्कुल एकदम देशद्रोही। अभी देखिए भाई सब गालियां जो पड़ेंगे ना इस पॉडकास्ट के बाद। अच्छा एक और आदमी देश छोड़ के चला गया, देश से गंदगी बाहर निकली। चार्जेस वगैरह लगते हैं एम्बुलेंस बुलाने के? मेरे हिसाब से $325। नहीं, सैलरी की 10% एक तरीके से। इंडिया में भाई लोग ना एक बार भी सोचते नहीं है, जब वो यूपीआई और जो है फोन पे और जो गूगल पे सब मतलब जो है सारा फोन से चल रहा होता है, तुम्हारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बढ़िया तरीके से ट्रैक हो रही हैं और तुम्हारा बहुत बढ़िया एक तरीके से एक इमेज बनाई जा सकती है कि तुम किन किन चीजों पे कब कब खर्चा करते हो और बहुत बढ़िया तरीके से रेलेवेंट एड्स में दिखाए जा सकते हैं। फिर क्या हुआ, एक लड़की ने पत्थर ठा लिया और पत्थर ठा के जो है यो वो घुमाने लगे हाथ से। मार दूंगी, मार दूंगी। अच्छा कहाँ जा रहा था अभी? सुबह सुबह तो बता रहा था किसी 911 कॉल रखी थी, क्या रखा था? तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है अजय। ठीक है, वो मेरी कंपनी में काम करता है। कल मेरी उससे बात हो रही थी, कह रहा था मेरा जो टैक्स है ना उसके साइड में दर्द हो रहा है। अपेंडिक्स का होगा कुछ। हाँ, मेरे फीवर वगैरह हो रहा है। मुझे लगा भाई अपेंडिक्स। मैंने बोला जाके भाई अपना डॉक्टर वगैरह को दिखाया, और क्या करेगा। तो कहता ठीक है यार, मंडे को ही खुलेगा जो डॉक्टर क्लिनिक है, संडे को क्लोज्ड है, तो मंडे को जाके दिखाऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो फिर मैं कल रात को सो गया, ठीक है, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरा फोन साइलेंट वगैरह पे पड़ा हुआ था। कल रात को उसका मैसेज आया कि भाई मैंने 911 पे कॉल किया, और एम्बुलेंस वगैरह लेके मेरे को इस हॉस्पिटल में लेके चली गई। ठीक है, टेस्ट वगैरह किए उन्होंने, तो मुझे अ, जो अपेंडिक्स है उसमें इन्फेक्शन हो गया। तो मैं कहा, मैं देखा नहीं था सुबह तक। सुबह उठा मैं 8 बजे, 8 बजे उसका और मैसेज आया हुआ था, कार्तिक सुबह जब उठेगा एक बार कॉल कर लियो। तो मैंने फोन वगैरह किया, तो उसने अपनी पूरी स्टोरी वगैरह बताई कि अपना उसके लिए आया हुआ था। मतलब 911 पे कॉल किया, एम्बुलेंस आई, उसको लेके गई, और उसके बाद फिर अब उन्होंने चेकअप वगैरह करके बोला है कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, अपेंडिक्स रिमूव करना पड़ेगा। तो पूरी आ, रात से रात को तो उसका कब मैसेज आया था? रात को आया था शायद 9 बजे के आसपास, नौ तो 10 बजे के अभी आसपास। और फिर ये कब हुआ था कि मतलब जो है अभी चेक करना पड़ेगा? नहीं, वो तो जाते के साथ इन्होंने अपना जो स्कैन वगैरह करने थे वो सारे स्कैन वगैरह कर लिए, मगर सर्जरी अब होगी इसकी 12 से 2 के बीच में, मतलब अगले 2 घंटे में। है तेरी का, इतना टाइम, इतनी वेट? वहां पर कितना टाइम लगता है जर्मनी भाई वगैरह में? यहाँ पे तो जब कुछ जल्दी से होना होता है साथ के साथ ही होता है। तो टाइम तो स्कैनिंग वगैरह के ही लगा है ना। हम्म। वैसे तो कोई उस वैसे तो कोई डिले नहीं है, हम्म। टाइम तो नहीं उसी का। मगर यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम का है, कुछ ही जगह पे है, कैलगरी में इतना बुरा नहीं है। कैलगरी हम्म। में बुरा तब होता है जब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। हम्म। ठीक है, आपका हॉस्पिटल जैसे के बाहर। फैमिली डॉक्टर है, तो फैमिली डॉक्टर कोई दिक्कत है आपको, जैसे मेरे को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो वो रिकमेंड करेंगे स्पेशलिस्ट को। तो कई बार स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट मिलने में ही 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं। हम्म। पर एक तो बात उस चीज बताइए में दिक्कत आती कि है। इसमें ये जो, मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि डॉक्टर्स कनाडा नहीं आना चाहते? मतलब अगर ये आने को अलाउ करें तो काफ़ी सारे आते होंगे या नहीं? हम्म, हाँ। मेरे को भी जर्मनी का भी कोई समझ नहीं आता। अब जर्मनी में बहुत टाइम लगता है ना इसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह में। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती यार, अगर तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है डॉक्टर्स को लाने की और इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ख़त्म करने के, इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं भाई। इंडिया में जिस दिन जिस चीज़ का ऑपरेशन कराना है उसी दिन सेम दिन उस चीज़ का ऑपरेशन हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। हम्म। और बाकी शहरों में इसमें दिक्कत रहती है। तो इसका जो है फिर 911 पे कॉल किया, इसका क्या कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं एम्बुलेंस बुलाने के? नहीं। हाँ, एम्बुलेंस के चार्जेस होते हैं शायद मेरे हिसाब से $325। हम्म। तो ये एम्बुलेंस के चार्ज लगते हैं, ठीक तो है। सैलरी की मंथली सैलरी की 10% एक तरीके से चपत लग गई। हाँ, डिपेंड करता है कौन कितने कमा रहा है, मगर हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना लगा हम्म। देगा। मगर मुझे उससे पता करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ एक लोगों से सुना है कि एम्बुलेंस चार्ज नहीं करती है, कुछ एक लोग बोलते हैं चार्ज करती है, पता नहीं क्या सीन है। मगर हम्म। जहां तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन उन्होंने दे रखा था कि चार्ज करती है हम्म। आपको हॉस्पिटल ले जाने के। ठीक है। जर्मनी भी चार्ज करते हैं 10 यूरो। हाँ, मगर कितने 10 यूरो। लूट रहे हैं जर्मनी वाले, शर्म आ नहीं रही है बिल्कुल भी। है फिर हंस रहे हैं ऊपर से।
तो मगर ये है कि जो अपना आपका इंश्योरेंस वगैरह होता है ना कंपनी से, वो मेरे हिसाब से 1 या 2 बार अगर आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़े साल में, डिपेंड करता है किसका कैसा प्लान है, वो कवर्ड होता है उसके अंदर। किसका कैसा प्लान है? ऐसा कोई पब्लिक प्लान नहीं है, आई मीन। पब्लिक प्लान होता है जो आज जैसे अल्बर्ट हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, मगर उसके अंदर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं होती, ठीक है, उसके अंदर आपकी डॉक्टर विजिट्स वगैरह, आपकी सर्जरी वगैरह है, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं, मगर उसके अंदर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं होती और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कवर्ड नहीं होते। अच्छा, तो लोग क्या इसके ऊपर प्राइवेट इंश्योरेंस भी लेते हैं कुछ? कंपनी के थ्रू होता है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके थ्रू आपका हम्म। वो होता है इंश्योरेंस। किस और किस नाम वही की कंपनी होती है? कई सारी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं, मैन्यू लाइफ है, सन लाइफ है, टीडी है, और भी कई सारी कंपनियां हैं, बतेरी कंपनी भरी पड़ी है उस चीज की। तो हम्म। तो कंपनीज वगैरह हैं, और कंपनी जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही आपका इंश्योरेंस डिपेंड करता है, या तो वही सारे के सारे इंश्योरेंस कवर करते हैं, या फिर आपकी मंथली पेमेंट जाती है $15-20 $30 जितनी भी जाती हैं, तो वो आप हम्म। कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस हेल्थ केयर प्लान की तरफ। अच्छा। बाकी उसके बेसिस पे होता है कि किसी किसी का 100% कवर्ड होता है, किसी का 80% कवर्ड होता है। हम्म। हमारी कंपनी में इन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं, आप 100% कवरेज ले सकते हो, 80% ले सकते हो, मगर उसी हिसाब से आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, अपना पासपोर्ट सुना दे। काला पासपोर्ट मिलके कैसा लगता है? एंटी इंडियन हो चुका तो अब। एंटी इंडिया होगा, हाँ, बिल्कुल एकदम देशद्रोही। अभी हम्म। देखिए भाई सब गालियां जो पड़ेंगे ना इस पॉडकास्ट के बाद, अच्छा एक और आदमी देश छोड़ के चला गया, देश से गंदगी बाहर निकली। यहाँ तो देश तो छोड़ के तो सारे ही जा रहे हैं, चाहे पासपोर्ट। तेरे को क्या लगता है लोग क्यों छोड़ते हैं सिटीजनशिप? यार अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा होता दोनों ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे कितनी सारी कंट्रीज ने कर रखा है यार, हम्म। कितनी सारी कंट्रीज ने अलाउ कर रखा है, इवन पाकिस्तान ने भी कर रखा है। खैर अच्छा। पाकिस्तान को तो क्या एग्जांपल लें, हाँ, हम्म। मगर ओवरऑल बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है, ठीक है, ये अपना स्पेन ने कर रखा है, रोमानिया ने कर रखा है, सारी की सारी कई सारी कंट्रीज है जिन्होंने कर रखा है, यूरोप में भी। वो लिखा पता हुआ है नहीं। इसमें, पाकिस्तान परमिट्स डुअल सिटीजनशिप 21 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूके, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर्स। तो हम्म। है भाई, पाकिस्तान भी अलाउ करता है बिना किसी दिक्कत के। हाँ, तो पाकिस्तान तो अलाउ करेगा ही। यही है, अपना सिटीजनशिप मिलके ठीक हो गया यार, अपना ट्रैवलिंग वगैरह आसान हो जाएगी अब यूरोप वगैरह में भी, यूएस में भी। अब मेरा मन करा गाड़ी उठाया, 3 घंटे ड्राइव किया यूएस बॉर्डर, हम्म। ठीक है, तो अपना एक एक ना बढ़िया मेरे को रोड ट्रिप मारना पड़ेगा नॉर्थ से साउथ में, अपना साउथ ऑफ यूएस से लेके नॉर्थ ऑफ कनाडा, बढ़िया मैक्सिको रोड जाएगा? ट्रिप। मगर मेरे को ये लग मैक्सिको, मैक्सिको नार्कोस। तो मैक्सिको तो हवाई जहाज से जाना ज्यादा सस्ता पड़ता है। अच्छा, पर एक बात बता, मतलब यूएस में जाके करेगा क्या? अलग अलग जगह है वहां पर देखने की, वो देख के आऊँ और क्या करूँगा। पता नहीं यार, सारी की सारी दुनिया में ना, अगर कोई एक देश जहाँ पे मेरा घूमने का बिल्कुल मन नहीं है वो है यूएस। मेरे को यूं लगता है, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलूंगा ना कोई बंदूक लेके खड़ा होगा कहीं पे। मैं पार्किंग में जाऊंगा, वहां पे कोई बंदूक लेके खड़ा होगा। मैं टैक्सी में बैठूंगा, फिर कोई बंदूक लेके आ जाएगा भाई, चोरी चकारी कर लेगा। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, बैठूंगा वहां पे जाके, फिर से कोई बंदूक लेके आ जाएगा। मेरे को भाई यूएस ऐसा लगता है कि वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा तो है, यूएस में मेरा जाने का बिल्कुल बिल्कुल भी कोई इच्छा नहीं है, जीरो। बुरा हाल है यूएस में। तभी तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ट्रैवल करने का तो बोल रहा हूँ ना, ट्रैवल करने के लिए कई सारी मस्त जगह, फ्लोरिडा हो गई, तेरे लास वेगस हो गया, ठीक है, और भी कई सारी जगह हैं, न्यूयॉर्क भी देखने वाली तो चीज़ है एक बार एटलीस्ट, तो है कई सारी जगह जहाँ पर मैं अब जा सकता हूँ, ठीक है, यूरोप में भी अब मेरे को तेरे पास आना है, या मेरे को कहीं स्पेन जाना है, रोमानिया जाना है, कहीं भी जाना है, मेरे को कम से कम वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और हम्म। दिक्कत सिर्फ वीज़ा लेने के लिए नहीं होती है, ठीक है, इंडिया का वीज़ा तो बहुत आसान है, जब बाहर के लोगों को आना होता है अपना ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, 30 मिनट के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ गया। हम्म। 30 मिनट नहीं, एक दिन लगता है शायद, एक दिन लगता है। डिपेंड करते हैं कितने दिन का वीज़ा लगवा रहे हो, ठीक मैंने है। भी लगवाया था ये वीजा भी, दो बार। हाँ, एक दिन लगता है। तो तो उन कंट्रीज का तो आसान होता है, जैसे मैं पहले पीछे स्पेन गया था, वहां पर जाने के लिए मुझे कैलगरी से वैंकूवर फ्लाई करना पड़ता, जिसकी टिकट होती है अपनी $500-600, ठीक है, अपना ऑफिस से छुट्टी वगैरह लेनी पड़ती है कि कॉन्सुलेट आपका सैटरडे संडे को क्लोज होते हैं, और उसके बाद फिर
मुझे अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा के फिर स्पेन जाना पड़ता, ठीक है। अब क्या हो गया, ये पासपोर्ट आ गया, अपना ईटीए लिया और निकल गए, हम्म इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। तो यही होता है, इससे यही हो गया कि अपना आसान हो गया कई सारी कंट्रीज ट्रैवल करना। इंडिया वाले हम्म में वैसी इंडिया जो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं होती पासपोर्ट में, उनकी लाइन भी अलग ही होती है, ठीक है, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट में अपना इलेक्ट्रॉनिक चिप तो होती नहीं, अपना स्कैन किया और चले गए। मुझे हम्म एटलीस्ट मेरे वाले में नहीं थी, हो सकता है नए पासपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें लगी हुई हो, क्या है। मेरे को भी नहीं पता इसके बारे में, पर यूं हाँ। है कि जर्मनी वाले उसमें जर्मन पासपोर्ट में भी था, और मेरे को पता था स्टार्टिंग में ऐसी कोई दिक्कत थी जब मेरा स्टार्टिंग वाला जो पासपोर्ट था, कि हम्म, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई ये जो है बायोमेट्रिक पासपोर्ट नहीं है, तो हाँ। इस वजह से जो है मतलब कुछ ड्रामे थे उसके अंदर एक्स्ट्रा। और अब मैं देख रहा था, जब मैं स्पेन गया था, मैं एक दो लोगों के साथ गया था, तो उन लोगों की अपनी अलग लाइन थी, उन्होंने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, उन फेस रिकग्निशन, अपना उन्होंने फेस स्कैन किया और निकल के वो। और मैं खड़ा हम्म हूँ यहाँ पर भाई, लाइन 60-70 लोगों की लाइन है, और उसमें ज्यादातर अपने जैसे दिखने वाले ही लोग हैं। हम्म मैं कहा ठीक है भाई, तो थोड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा, मगर फिर मेरे को इस चीज का भी वो लगता है कि भाई हर जगह फेशियल रिकग्निशन वगैरह सारी चीजों का हो जाएगा, ठीक है, तो उसका भी मेरे को थोड़ा अजीब सा ही लगता है। खैर इसका इसका तो कोई बचाव है नहीं यार इस क्या टाइम कोई पे। बताओ। नया घर खरीदा जहाँ पे, तो हमारे जो नेबर्स हैं वो हैं फार्मर्स हैं। अच्छा। तो भाई यहाँ पे किसान भी क्या होते हैं, इतनी भयंकर बड़ी जमीन, इतनी पता नहीं कितने हजारों स्क्वायर मीटर भाई जमीन है इनके पास, और बड़े बड़े ट्रैक्टर, तीन बड़े बड़े शेड्स जिसके अंदर इन्होंने गायें वगैरह रखी हुई हैं, बाहर जो है तीन पोनी रखे हुए हैं। हम अपना घूमने जा रहे थे, एक उनका कुत्ता था, कुत्ता भागता हुआ आया पास में और फिर हमारे साथ जो है पूरे टाइम सैर करते हुए गया आगे, और फिर जो है जब हम वापस मुड़ने लगे मैं पूरा सीधा चुटकी मार के कौन, और वो वापस अपना जो है हमारे साथ साथ फिर पीछे भागने लगा। ऐसा कोई मिक्स ब्रीड था या कौन सा कुत्ता था? मिक्स ब्रीड टाइप था, मतलब ऐसे ही था कुछ, पर थोड़ा गोल्डन रिट्रीवर टाइप का दिख रहा था। तो अच्छा। मतलब मेरे को ये चीजें काफी बढ़िया लगी यहाँ पे कि यार इतनी मतलब शांति से आदमी कोई रह सकता है बिना किसी मतलब कंट्रोल वगैरह के। पर यूं है कि जितना ज्यादा मतलब लोग ऑनलाइन वगैरह सिस्टम करते जाते हैं, हमें तो लगता है कि ठीक है सब ऑनलाइन काफी बढ़िया है, कन्वीनियंट है, पर मेरे को सही में जिस हिसाब से कैश खत्म हो रहा है धीरे धीरे, वो चीजें मेरे को बहुत खराब लग रही है। अरे इंडिया में पता कन्वीनियंस का है, इंडिया खेल में है। अगर तू जाके देखेगा ना, इंडिया में भाई लोग ना एक बार भी सोचते नहीं है जब वो यूपीआई और जो है फोन पे और जो गूगल पे सब मतलब जो है सारा फोन से चल रहा होता है, हाँ। और ये नहीं पता भाई कि तुम्हारी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बढ़िया तरीके से ट्रैक हो रही हैं, और तुम्हारा बहुत बढ़िया एक तरीके से एक इमेज बनाई जा सकती है कि तुम किन किन चीज़ों पे कब कब खर्चा करते हो, और बहुत बढ़िया तरीके से रेलेवेंट एड्स में दिखाए जा सकते हैं। हम्म। और जर्मनी को जो है फिर उस हिसाब से गाली देते हैं कि भाई जर्मन्स जो है ना थोड़े डरपोक टाइप के हैं। डरपोक टाइप के तो क्या मतलब, ज़्यादा कॉशियस हैं, हम्म। कि मतलब हम तो जो है कैश यूज़ करेंगे, हम जो है कार्ड वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, ये है वो है। तो मेरे को तो कैश बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है यार, कि मतलब अगर बहुत किसी को कोई ज्यादा। अनोनिमस मतलब परचेज वगैरह करनी है तो तुम क्यों मतलब सब सारी की सारी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और को दान में दे रहे हो। और तो ये भी सोचना अपना, जो सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन करता है उनको ये भी, अब गवर्नमेंट को ये पता है कि इस बंदे को ये चीजें सबसे ज्यादा यूज करता है, हम्म ठीक है, एग्जैक्टली सब कुछ पता है गवर्नमेंट को तेरे बारे में। अब कैश से हम्म तो स्पेंड कर रहा है, कुछ नहीं पता गवर्नमेंट को कौन बंदा किस चीज पे कितने पैसे खर्च कर रहा है। और ये सारा का सारा हुआ ही किस लिए, कन्वीनियंस के नाम पे ही तो सारा कुछ बेचा गया है। हम्म अब एप्पल पे है तेरा, अपने जेब से वॉलेट निकाल के उसमें से कार्ड निकालने की भी जरूरत नहीं है, अपना फोन लिया हम्म। टैप कर दिया, अपना तेरा वॉच है, ठीक है, अपना टैप किया और खत्म कहानी, ठीक है। सारा सारा कन्वीनियंस के नाम पे बनाया जा रहा है। खैर कन्वीनियंस के नाम पे तो क्या है, पर कन्वीनियंस तो है ही है, उसमें तो मतलब कोई डाउट है ही नहीं। मतलब मगर उसकी वजह से बहुत आसानी से हो रहा है ना, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। हम्म ये कन्वीनियंट नहीं होता तो लोग इतने ज्यादा नहीं घुसते इस चीज के अंदर। हम्म। नहीं पर मैं जब इंडिया गया था ना, मेरे को इंडिया में ये चीज़ भाई सही में बहुत डरावनी लगी कि मतलब लोग समझ नहीं रहे थे कि किस हिसाब से सीधा भाई फोन तेरा स्ट्रीट वेंडर के पास फोन पे का क्यूआर कोड, कहीं हम्म। और गूगल पे का क्यूआर कोड, मतलब यूपीआई का जो है सब कुछ,
और मेरे को तो ये देख देख के मतलब यूं जी लग रहा था, मैं कहा यार तुम्हारे पास ना मतलब एक तरीके से एक्चुअल में पैसे भी नहीं है। तुम ये सोच के देखो कि अगर तुम्हें एटीएम से पैसे निकाल ले, इंडिया में तो भी इन्होंने लिमिट भी तो लगा रखी है, कितनी 20,000 की है, 40,000 की है। हाँ तुम अपने ही पैसे, मतलब तुम्हारे पास अपने ही पैसों की एक्सेस नहीं है, वो तुम्हें जो है बस अकाउंट में डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठीक है, मतलब इतने तुम्हारे पास पैसे हैं, पर तुम एक तरीके से अगर कैश तुम्हें चाहिए हो पैसा, तो तुम उसको बढ़िया तरीके से एक्सेस भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास 4-50 लाख जो कुछ भी अगर पैसे पड़े हों, तो भाई मतलब अपना 100 दिन जो है और 1000 दिन अपना बैठे रहना, और जो है निकालना 100 दिन, 3 महीने तक बैठ बैठ के अपना हर रोज 40,000 40,000 40,000। और वो ये है कि अगर कोई मंथली लिमिट ना हो, जो कि हाँ। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, पहले डेली लिमिट होगी, उसके ऊपर तेरी मंथली मंथली। लिमिट होगी निकालने की। तो वो सब कुछ हो जाएगा, तब जाके जो है तुम अपने पैसे निकाल लेना, नहीं तो तुम अपने पैसे जो है मतलब बस बैंक में ही एक तरीके से भूल के बैठ जाओ। हम्म। ये तो है यार, लिमिट्स वगैरह का तो खैर हर बैंक में होता है, कनाडा में पर भी है देखिए लिमिट्स वगैरह। लिमिट्स काफी मतलब डरावनी है इस टाइम पे, अगर तो देखेगा ना। वाइस की एक तरीके से यू आर, मैं तेरे को बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रांसफर वाइस का भी अकाउंट है, मतलब काफी अलग अलग अकाउंट्स रखता हूँ मैं। तो अगर मैं ट्रांसफर वाइस का अकाउंट देखूँ, तेरे पास मंथली स्पेंडिंग लिमिट है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज, मंथली स्पेंडिंग लिमिट है 30,000 यूरो। और दूसरी चीज, मंथली एटीएम विड्रॉल लिमिट है सिर्फ 4,000 यूरो, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से बैंक्स हैं जहाँ पे मतलब तेरे को बहुत बुरी हालत कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ बैंक अकाउंट्स यूज़ करता हूँ, जैसे N26 हो गया। N26 से क्या है कि ठीक है, यूरोप के अंदर, ईयू जोन के अंदर तू सिर्फ 5 बार निकाल सकता है पैसा, पर तू ईयू से बाहर जितनी मर्जी अनलिमिटेड मतलब पैसा निकाल सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के साथ। अच्छा। और फिर जो है रेवोल्यूट वगैरह हो गया, उसमें ज़्यादा फीस है, उसमें बल्कि लगा ले जैसे तो कैश निकालेगा ना 600 यूरो से ऊपर, 2% तेरा टैक्स, टैक्स है एक तरीके से, कन्वीनियंस फी 2%। नहीं समझे, तूने पैसा कमाया सारा का सारा और अब तेरे को पैसा निकालना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सारा का सारा पैसा पहले N26 में ट्रांसफर करता हूँ। N26 से जो है फिर मतलब मैं अपना एक तरीके से निकालता हूँ सारा सिस्टम। जैसे मैंने इस टाइम कनाडा पे 4 डिफरेंट बैंक अकाउंट खोल रखे हैं, चारों हम्म डिफरेंट से मैंने क्रेडिट लाइन ले रखी है, चारों से मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा है। हम्म। मगर कहीं भी जरूरत पड़े तो एटलीस्ट एक्सेस बैंक है। अकाउंट्स तो भाई खोलने चाहिए। बैंक अकाउंट्स तो एक चीज़ है जो सबको पता होना चाहिए कि भाई तुम बाहर जाओगे ना, इंडिया में चलो जितनी कुछ भी दिक्कत होती है, जो भी ड्रामे होते हैं, बाहर बैंक अकाउंट्स खोलना बहुत आसान होता है। और हाँ। जनरली जब तक बैंक अकाउंट्स में कुछ फीस वगैरह नहीं हो तुम्हारी, जितने खोलना चाहो और जितने खोल सकते हो उतने खोल के रखो, क्या दिक्कत है। स्पेशली जब स्टूडेंट्स की तरह, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप, एटलीस्ट कनाडा में बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं पे करना होता जब तक हम्म आप पढ़ाई कर रहे हो। और उसके बाद भी शायद कुछ पीरियड होता है, 6 महीने का ऐसा कुछ होता है, जब जब तक आपको पे करने नहीं करना होता, उसके बाद आपको पे करना शुरू करना होता है। तो हम्म। अपना खोल लो अकाउंट्स वगैरह जहाँ पर भी आपको बोनसेस वगैरह मिल रहे हैं। अच्छा, और जब तू स्टूडेंट था तो तेरे पास कितने अकाउंट थे? जब स्टूडेंट था तो मेरे पास दो ही थे। अच्छा, कौन कौन से बैंक होते हैं? एक तो था मेरा आरबीसी और दूसरा था बीएमओ, बैंक ऑफ बीएमओ क्या चीज़ मॉन्ट्रियल, और होती है? रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। बीएमओ इज बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। ठीक ठीक। और तेरे पास सैलरी कितनी आती थी? तू मतलब काम करता था जब तू स्टूडेंट था? जब मैं स्टूडेंट था, हाँ मैं काम करता था। मैं काम करता था जैसे आइल्स वगैरह के एग्जाम देने के लिए नहीं आते हैं बच्चे, हम्म उसके अंदर आपको जाके इन्विजिलेट करना होता है, कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहा है, आपको उनकी आईडी वगैरह चेक करनी होती है बिल्डिंग में एंटर करने से पहले। हम्म तो मेरे वहाँ बढ़िया $20 बन जाते थे पर आवर। हम्म। ठीक है। और मिनिमम वेज थी उस टाइम $15, शायद 14-15 की थी। तो अपना उस टाइम मेरा 20 घंटे की लिमिट हुआ करती थी। हम्म। अपना हो गई $400, उसके बाद टैक्स कट कट कटा के जितने भी आए बैंक में। तो ये था, बस ये चीज। वहां पर भी तो ऐसा कुछ होता होगा, जैसे कनाडा में एक चीज चलती है क्रेडिट स्कोर, टाइम पे पैसे वगैरह वापस कर देते हो या नहीं कर देते हो, अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स वगैरह वो टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसी बेसिस पे आपको मोर्गेज वगैरह मिलती है। मोर्गेज या किसी चीज के ऊपर लोन चाहिए हो तो उसके बेसिस पे आपका एक्सेप्ट होता है, डिक्लाइन होता है, या कितनी लिमिट है उस हिसाब से वो होती है, डिसाइड होती है। तो अपना जर्मनी में भी सेम सीन है इस तरह का ही कुछ, या क्या है? जर्मनी में इसको बोलते हैं शूफा, SCHUFA। तो अच्छा। शूफा स्कोर होता है इसके अंदर, पर ये मतलब काफ़ी मतलब सेंट्रल नहीं है, जैसे यूरोप कनाडा, इसमें यूएस और कनाडा में काफ़ी सेंट्रल चीज़ है कि भाई तेरा क्रेडिट स्कोर कितना ज़रूरी है वह। जर्मनी में ऐसा कुछ ड्रामा है नहीं ज़्यादा।
मतलब कि अच्छा। शूफा स्कोर हो सकता है कि जब तुम्हें मतलब एक्चुअल में लोन वगैरह लेना हो उस टाइम पे तुम्हारा शूफा स्कोर निकालें और देखें कि मतलब ठीक है तुमने किस हिसाब से पेमेंट करी अभी तक, कैसे नहीं करी। और शूफा स्कोर में भी इसमें क्या होता है कि तेरे पास ये परसेंटेज टाइप का ही सिस्टम होता है कि भाई 97.5% से ऊपर होगा तो मतलब तुम्हारा वेरी लो रिस्क है कि मतलब जो है अगर तुमने लोन हम्म, वगैरह लिया कि तुम डिफॉल्ट कर दोगे। 50% हाँ। से नीचे हुआ तो मतलब जो है बहुत क्रिटिकल सिस्टम है, मतलब जो है तुम्हें फिर लोन रेट ज़्यादा मिलेंगे। तो वैसा है, पर मतलब इतना कुछ चेक करते नहीं, मतलब तुम्हें लगा ले मैंने अपना शूफा स्कोर वगैरह कभी चेक नहीं किया जर्मनी में, जब रह रहा था। हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में मांगते नहीं है। कनाडा वगैरह में मांगते होंगे ज़्यादा। कनाडा वगैरह में भी सिर्फ तभी मांगता है अगर आपको मोर्टगेज वगैरह के लिए अप्लाई करना हो या कोई लोन लेना हो। उसके अलावा तो क्रेडिट स्कोर होता ही इसलिए, क्रेडिट स्कोर होता किस लिए, आपकी हम्म। क्रेडिट वर्दीनेस को देखने के लिए कि भाई बंदा पैसे लौटा देगा या नहीं लौटाएगा, हम्म। यही होता है। आसपास जो तो लोग देखते होगा अभी, ये कितने के लोग ले रहे हैं घर वगैरह इस टाइम पे। देख, मेरे जान पहचान वाले तो ज्यादातर घर नहीं ले रहे इस टाइम पे, हम्म। क्योंकि जो तेरा इंटरेस्ट रेट है मोर्टगेज पे वो 6 6 साढ़े छः चला गया है। और हाउस के प्राइसेस वगैरह हैं तेरे $5 लाख, $6 लाख, मतलब अगर तेरे को डिसेंट डिसेंट सा हाउस चाहिए हो, ठीक है, तो इस टाइम पे तो लोग रुके हुए हैं, इस टाइम पे नहीं ले रहे हैं वो। मगर ये सीन होता है कि इस टाइम पे कंपैरेटिवली हाउसेस के प्राइस कम है, तो और तेरा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। जब तेरा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा एकदम से बायर्स घुस जाएंगे मार्केट में, अब तेरे हाउस के प्राइस बढ़ जाएंगे। हम्म। तो सेम सही सीन रहता है ओवरऑल। तेरे को याद है अपना कनाडा के अंदर भर भर के लोग आ रहे हैं, याद क्या है तेरे को, पता ही होगा। कनाडा के अंदर भर भर के लोग आते हैं यहाँ से। अब ये जो अपना मिनिस्टर मार्क मिलर है, इसने अब पहले तो कैप लगा दिया स्टूडेंट्स पे, क्या 374,000 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं आएंगे इस साल कनाडा में, ठीक कनाडा। है, कनाडा में। और अगले साल इस नंबर को डिसाइड करेंगे, इस साल के एंड में किस तरह से सिनेरियो लग रहा है, ठीक है। ये सारी हम्म। चीजें इसलिए करेंगे कि एक तो तेरी हाउसिंग मार्केट क्या इस तस्वीर मच गई है, इतने सारे लोग आ गए हैं, ठीक है, हम्म। प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उसने इस पे भी पॉइंट किया था कि भाई अगर आप लोगों को कनाडा में आके उबर वगैरह चलानी है तो बताओ मुझे, हम एक सेपरेट स्ट्रीम खोल देंगे उबर चलाने की। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम है आपका, ये इस चीज के लिए तो नहीं बनाया हमने एक इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम। हम्म। तो इसने, मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो उसने ये भी अपना बोला था उसके अंदर इंटरव्यू वगैरह में। क्या और नाम है दूसरा इसका इन्होंने, मिनिस्टर का? मार्क मिलर, MARC, चूजा सा लगता है। ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा आग उबल रहा है अभी। हाँ, आगे बोल रहा है भाई, जरूरी है रिश्यू में इस टाइम पर। हम्म। बहुत बहुत सारे भर भर के लोग आ रहे हैं, जॉब्स हैं नहीं इनके पास, ठीक है। उस हिसाब से डेवलपमेंट हो नहीं रही है हाउसिंग वगैरह की, तो रोक तो लगानी पड़ेगी। लिखा हुआ है कनाडा टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टडी परमिट्स बाय 35%। एक सही डायरेक्शन में इन्होंने स्टेप लेने शुरू तो किए, करे कम से कम, हम्म। ठीक है। तो ये एक चीज थी, और दूसरी चीज ये थी, लोग क्या कर रहे थे जब अपना बैचलर्स वगैरह के लिए आए हैं, ठीक है। खैर, बैचलर पहले क्या हुआ करता था, अगर तू बैचलर्स के लिए आया ना तो अपने स्पाउस को तू बुला सकता था, और वो स्पाउस ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करके और हम्म। अपना काम कर सकता था, मीनवाइल तू स्टडी कर रहा है, तो हम्म। बेसिकली तेरे को सपोर्ट कर सकता था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो आपका स्पाउस आ सकता है, मगर वो ओपन, उसको ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, तो वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। वो काम तब कर सकता है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो या फिर आप PhD के लिए आ रहे हो, तब अगर आपका स्पाउस आपके साथ आ रहा है तो हाँ, तब वो काम कर सकता है आपका स्पाउस। हम्म। तो एक और चेंजेस हुआ है, तो हो सकता है अब धीरे धीरे करके जो क्राउड है कनाडा की तरफ थोड़ा कम होएगा। और अपना GIC जो अमाउंट, उसके तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले पॉडकास्ट में, मगर वो GIC का भी डबल कर दिया उन्होंने, $10,000 से 21,650। हम्म। तो उसके लिए भी एंट्री टू बैरियर आएगा, बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एंट्री, एंट्री टू हम्म। बैरियर आएगा। तो नहीं अभी देख, चेंजेस कुछ तो धीरे। है, मतलब उसी हिसाब से क्राउड तो थोड़ा मतलब इम्प्रूव होएगा ही। हम्म। पर दूसरे हिसाब से तो सोचेगा कि भाई जिसको बाहर जाना था ना, कनाडा जाना था, वो तो मतलब भाई चाहे अपनी भी जमीन बेच के, अपने बाप की भी, अपने चाचा ताऊ की, सबकी बेच के मतलब फिर वो आ ही जाएगा। हाँ, ये तो है।
जिसको आना है वो तो आ ही जाएगा। पर नहीं तो कनाडा यार अपना। काफी बढ़िया, मतलब मेरे को देश लगता था। मतलब तू लगा ले अभी, तो वही है जिन लोगों को इस सब का नहीं देखना पड़ रहा ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वगैरह का सिस्टम, या फिर मतलब जो नया थोड़े ज़्यादा एक तरीके से कल्चरल डिवाइड्स बन रहे हैं, उस हिसाब से हम्म मतलब मेरे को कनाडा काफ़ी बढ़िया देश लगता था। मतलब सीनरी वगैरह के हिसाब से मेरे को हम्म कनाडा की नेचुरल ब्यूटी काफ़ी बढ़िया लगती थी। और हेल्थ केयर के बारे में बहुत बढ़िया चीज़ें सुनी थी। पर वही है, अब इतनी ज़्यादा अगर जनता बढ़ जाएगी, और मतलब सबको ही लगता था कि भाई कनाडा का पॉइंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। और हम्म अगर तो अब देखेगा, अगर कनाडा का पॉइंट सिस्टम काफ़ी बढ़िया होता, तो ये डॉक्टर्स वगैरह की इतनी दिक्कत नहीं होने देते। हम्म। डॉक्टर्स वगैरह तो इनको उठाने चाहिए हर जगह से, जहाँ से भी उठा सकते हैं। तो इन्होंने इसके लिए भी यही किया था, अभी पता नहीं शायद पिछले साल शुरू किया था, कब शुरू किया था, मगर अब हेल्थ केयर सिस्टम का एक अलग स्ट्रीम है तेरी। जैसे तू एक्सप्रेस जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करता है ना, तो हेल्थ केयर के लिए एक सेपरेट स्ट्रीम बना रखी है। और मैक्सिमम जो, क्योंकि यहाँ पर ना तू पीआर के लिए दो तरह से अप्लाई कर सकता है। एक तो तू डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकता है कि भाई मुझे पीआर के लिए अप्लाई करना है, और दूसरा तू प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई कर सकता है। प्रोविंसेस के अंदर अलग अलग प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले तेरे को प्रोविंस की पीआर मिल जाती है, और उसके बेसिस पे फिर तू फेडरल गवर्नमेंट की पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मैक्सिमम प्रोविंसेस के अंदर जो आपका हेल्थ केयर का है ना, हेल्थ केयर का इन्होंने पीआर का इजी कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि इनको हेल्थ केयर के अंदर ज्यादा डॉक्टर्स वगैरह, नर्सेज वगैरह, ये सारे का सारा स्टाफ चाहिए। तो अपना फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंस लेवल पे भी इन्होंने अब जो पीआर है वो आसान कर रखा है। तो टाइम लगेगा, मगर धीरे धीरे करके हो सकता है तेरी हेल्थ केयर की जो ओवरऑल लैंडस्केप है कनाडा में वो बदल जाए। मगर हम्म। एटलीस्ट मेरे को ये लग रहा है, एटलीस्ट उन्होंने ढंग की डायरेक्शन में चेंजेस लाने तो शुरू किए हैं, ठीक है, क्योंकि काफी टाइम तक तो इन्होंने बस, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कराए आके, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ऊपर से एक और चेंज हुआ है, वो बताना भूल गया मैं, अपना जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, अब तेरा प्राइवेट कॉलेजेस में अगर तू स्टडी करने के लिए आ रहा है तो तुझे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मतलब जो तू पढ़ाई करने के बाद तेरे को वर्क हाँ। परमिट मिलता है ना, वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट हो गया। तो अगर तू प्राइवेट कॉलेजेस से करने के में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है तो तुझे नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बोला है कुछ ही एक्सेप्शंस होंगे, डिपेंडिंग किस प्रोविंस में किस चीज की कितनी डिमांड है, ठीक हम्म। है। फॉर एग्जांपल जैसे अल्बर्टा के अंदर हेल्थ केयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो कुछ एक प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो हो सकता है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल जाए, ठीक है, मगर हम्म। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी उन्होंने। हम्म। क्योंकि क्या होता था, अपना प्राइवेट कॉलेजेस, छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेज खोल के बैठ गए, ठीक है, अपना फी वो एग्जैक्टली सेम ले रहे हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, तेरे पब्लिक कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, उन जितनी ही फीस ले रहे हैं, मगर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो है बिल्कुल भद्दी, ठीक है। तो पैसे दबा के आ रहे हो, इनको कुछ काम ज्यादा करना पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो वही बोला था उस मिनिस्टर ने कि भाई ये अपना कैश काउज की तरह यूज कर रहे हो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो ये अब बंद हो जाएगा। हम्म। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कनाडा में आते हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, मैक्सिमम रीजन का यही होता है पीआर के लिए, ठीक है। और पीआर के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होना मैंडेटरी नहीं है, मगर मैक्सिमम केस में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट चाहिए होता है, क्योंकि आपको जो है एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने स्टडी करी है, ठीक है। कुछ एक प्रोग्राम से जिसमें आपने पढ़ाई की और उसके बाद डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं होता दिखाना वर्क एक्सपीरियंस, मगर मैक्सिमम में होता है। तो अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा ही नहीं, तो आधे ज्यादा लोग तो वैसे ही छट गए पीआर वाले, तो वो लोग हम्म। एडमिशन लेंगे नहीं प्राइवेट कॉलेजेस में। तो इस हिसाब से उन्होंने टारगेट करने की कोशिश करी है जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह उनको। फिर तो चेंजेस काफी बढ़िया हैं उस हिसाब से। हम्म हम्म। काफी मतलब सेंसिबल ठीक है, चेंज लगे दुखदाई मुझे। है इस टाइम पे काफी ज्यादा, पर पता है जरूरी। सबसे बुरा मुझे उन लोगों के लगता है जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं ना, जो एक्चुअली बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स की सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास बेसिकली, ठीक है। वो अपना जीआईसी अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से, और ये जो अपना स्टूडेंट कैप्स वगैरह उनकी वजह से हो सकता है कि इनमें से कुछ एक लोगों की जो अपना लाइफ चेंज करने की इच्छा थी वो शायद डिले हो जाए। मगर बहुत सारी कंट्रीज हैं, कनाडा ही थोड़ी इकलौती कंट्री है जहाँ पर एक जा सकते हो। इसमें कल मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो देखी थी। इसमें कोई चैनल था ये, AV टीवी करके, और इसमें उन्होंने जो है मतलब सारे के सारे नंबर्स नंबर्स वगैरह दिखाने स्टार्ट किए थे
हम्म, इन्होंने सबसे पहली चीज बोली कि जो मैं तेरे को स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि एक तरीके से साथ साथ में देख सके, ठीक है। तो ये था वीडियो, और इसके अंदर मतलब ये सारा का सारा मतलब प्रॉपरली डिटेल में गए थे कि भाई ऐसे ऐसे करके H1B वाला जो सिस्टम है तेरा, हम्म, 780,000 फाइलिंग हुई थी H1B वीजा की, ठीक है। और जो एक्चुअल में सिलेक्शन होंगी 2024 में वो होंगी सिर्फ 188,000। तो हो क्या रहा है इस टाइम पे कि मतलब पहले बहुत सारे लोग अपना यूएस आ रहे थे और उनको मतलब जनरली जॉब मिल पा रही थी। अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग मतलब यूएस आ रहे हैं पर ज्यादातर लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि हम्म, H1B वीजा का सिस्टम क्या है कि तुझे अगर H1B वीजा तेरा स्पॉन्सर नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ, तो तुझे 60 दिन के अंदर, मतलब 60 दिन के बाद तेरे को मतलब वापस जाना है। अगर तुझे 60 दिन के अंदर अंदर मतलब जो है जॉब नहीं मिली, ठीक है, तेरा H1B खत्म हुआ, तेरे को जो है फिर से, और मतलब तेरी जॉब छूटी, और उसके बाद जो है 60 दिन के अंदर, हाँ ये सिस्टम था, जॉब हम्म, छूटने के साथ ही 60 दिन के अंदर अगर तेरे को नहीं मिली एक और जॉब तो तुझे जो है वापस आना पड़ेगा। और बाकी जिन लोगों को मतलब H1B नहीं मिल रहा उनका तो मतलब वैसे ही सिस्टम बहुत खराब चल रहा है। तो हम्म, इसमें बता रहे थे कि मतलब बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी 3 कंपनी के पास जाके जो है बोल रहा है कि मैं मेरी H1B की पिटिशन कर दो, और कभी कभी एक ही कंपनी मल्टीपल पिटिशंस कर रही होती है, उसको भी मतलब चेंज किया गया है इस टाइम पे। तो मतलब यूएस का तो सिस्टम ये बता रहे थे कि जो है, मेरे को मतलब वीडियो इतनी बढ़िया लगी एंड में जाके, क्योंकि एंड में जाके बात क्या हुई कि मतलब जो है हम इंडिया में सारी चीज़ इतनी बढ़िया हो रही हैं कि हम बैंगलोर में इतना सब कुछ स्टेब्लिश कर पाए, ये हो पाया, वो हो पाया। और मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, इसमें ना ये बिल्कुल भूल जाता है कि यार ठीक है, मतलब लोग बाहर जाते हैं जनरली इसलिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी अलग हो, ठीक है। हम्म, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ से ना ये लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक बहुत बड़े फैक्टर ये भी होता है कि तुम्हारे किस टाइप के लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, किस टाइप के लोगों से बातचीत हो रही है, और वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। अभी हम डेनमार्क में जो नया घर लिया ना, वहाँ पे तुमने एक इलेक्ट्रिशियन से बात करी, वो था जर्मनी में रह रहा है पर डेनमार्क में काम कर रहा है, और कहता हम्म, है कि यार मतलब अगर मैं ये जो हैंडीमैन वाला सिस्टम देखूँ ना सारा का सारा, तो एक तरीके से डेनमार्क में पेमेंट पे सैलरी वगैरह ज्यादा है, और जो वर्क कल्चर है वो बहुत मतलब शांति वाला है, मतलब लोग कोई भसड़ नहीं करते, कोई दुखी नहीं करता, और जो है हम्म, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब अगर तो ये सारी चीजें ना ये लोग बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, जो बोलते हैं कि भाई ठीक है बाहर जाके क्या करोगे, जो जो करते हो तो तुम इंडिया में भी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। यार बाहर जाके ना आदमी को थोड़ा मेंटल पीस चाहिए होता है, और इसलिए मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है लोग बाहर जाते हैं, बाकी हम्म, चीजें नहीं समझता मैं कि भाई ठीक है तुम इस चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हो बिल्कुल भी, कि कुछ और फैक्टर्स होंगे। सारे के सारे फैक्टर्स ये थोड़ी ना होते कि भाई पैसे ही कमाने हैं, क्या मतलब बिल्कुल। बड़ी बात है पैसे कमाने हैं। हाँ, पैसे कमाने तो बिल्कुल। भाई सबसे बढ़िया चीज, अगर सिर्फ पैसे कमाने होते ना इंडिया में बैठ के अपना यूएस वगैरह की जॉब करो और मतलब बढ़िया तरीके से पैसे कमाओ, पर जैसे ही तुम सड़क पे बाहर निकलोगे तो सेम लोगों से मिलना जुलना होगा। बिल्कुल। नहीं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं यार। कुछ ही लोगों का तो ये होता है, कुछ ही लोगों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा हर चीज में टांग अड़ाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही लोग, मैंने ये भी सुना है इस वजह से आते हैं। कुछ ही लोगों का ये होता है कि आसपास रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्होंने हम्म। खून पी रखा है उनका, तो बाहर जाके उनकी वैसे शांति मिल जाती है उनकी जिंदगी में। ठीक है, कुछ ही लोगों का सेफ्टी वगैरह का होता है। सेफ्टी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ना इंडिया में। भले ही ये बोल रहे हैं हमने इतने सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं दिल्ली में, इतना ये कर दिया वो कर दिया है, जो क्राइम्स हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो बहुत सारे रीजन है, सिर्फ पैसे कमाना रीजन नहीं है लोगों का बाहर छोड़ के जाना। ऊपर साफ सफाई, ठीक है, अलग तेरी जिंदगी अलग हो जाती है बाहर आके। ठीक है, अलग अलग लोगों से मिलता है वहां पर। अपना तो बियर पीने चला गया यहाँ पर किसी के साथ, तो अपना वो अप्रोप्रिएट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तेरे को बियर पीते हुए देखेगा और बोलेगा कि यार देखो शराबी घूम रहा है। शराबी, ठीक है, गंदी एक भी, आदत है इसको। हाँ, गंदी आदत होगी, ये तो शराब पीता है, तो या ये आदमी गंदा है। ठीक है, हम्म। तो कई सारी चीजें होती हैं। अपना बंदा अपनी इंडिया में ना लाइफ अपना बंदा अपने हिसाब से ज्यादातर जी नहीं पाता है। हम्म। भाई ये कोई ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ठीक है, फिर ये लोग मम्मी पापा को ये बात सुना देंगे अगर मैंने ये कर दिया, ये लोग आके ये कर देंगे। इसी चीज में आदमी की जिंदगी निकल जाती है। बाहर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, कैसे कर रहा है अपनी जिंदगी में।
मजे करो, जिसे जो करना है। वैसे कभी कभी बताओ कि मेरे को यूं लगता है कि यार हमारी लाइफ काफी ज्यादा वेस्ट हो गई एक तरीके से इंडिया में रह के। समझ आया, मतलब जिस हिसाब से तो यहाँ पे देखते हैं ना कि किस हिसाब से यार लोग यहाँ पे मतलब बड़े होते हैं, हम्म। और इनको ये कभी भी दिमाग में ही नहीं सोचते कि भाई ठीक है मतलब अगला आदमी क्या सोचेगा, अगला आदमी क्या करेगा, हाँ। मतलब जब तक तू किसी और को डिस्टर्ब नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है इनको, मतलब अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस खतरनाक, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कहीं भी जाके रह लेंगे, कहीं पे जाके जो है बैक बैकिंग कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ठीक है ना, क्लास में इनको कभी जो है सवाल वगैरह पूछने से कभी डर लगता, कभी कोई हम्म। मीटिंग होगी, कोई प्रेजेंटेशन होगी, कोई कॉन्फ्रेंस होगी, इनको कोई डर नहीं लगता। और इंडिया में जो है मतलब ऐसा सिकरा करा के ना स्कूल में कि मतलब गलत सवाल ना पूछते, ये ना कर दो वो ना। हम्म। मेरे को लगता है कि अपनी, ठीक है मतलब चूज नहीं कर सकते कहाँ पे पैदा हुए हैं, पर यूं था कि सही में कहीं और पैदा होते तो मतलब लाइफ थोड़ी और एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा होता, क्योंकि तेरे पास देखो, ऑप्शंस, मतलब तेरे को फालतू की चीजों का टेंशन नहीं लेनी पड़ती। और एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तेरे से। जब तू इंडिया से बाहर निकल गया था, तेरे को कितना टाइम लगा था ये अपने आप को दिमाग में डालने में कि भाई यहाँ जो तू कर रहा है किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि तू क्या कर रहा है, किसी को घंटा लेना देना नहीं है किसी चीज से। मेरे को काफी जल्दी पता चल गया था। अच्छा। मतलब जब मैंने व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करी थी ना, तो हम्म। जनरली क्या होता है भाई, इंडिया में अगर तू कैमरा लेके बाहर निकलेगा और कैमरे में बात करे तो मतलब 100 लोग दिखेंगे, 100 लोग बकचोदी करेंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब करेंगे पीछे। यहाँ बिल्कुल। पे कुछ भी नहीं था भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सारे अपने अपने काम कर रहे थे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सारे अपनी चीज में बिजी होते हैं। तो और वो चीज मैंने मेरे ये को देखा काफी है, बढ़िया लगी। और मेरे को ये लगता है जब व्लॉगिंग व्लॉगिंग करने के लिए तुम जा भी रहे होते हो ना, तो अगर यहाँ पर कोई बंदा तुझे रोक के कुछ पूछेगा तो वो यही पूछेंगे कि ये कौन सा गिम्बल यूज कर रहा है तू। हम्म। भाई मुझे भी इस तरह का शुरू करना था, तो क्या 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 टूल्स वगैरह यूज कर रहा है, तो कितना मुश्किल है, ये है वो है, मगर कोई ये नहीं पीछे खड़ा होकर कोई खिल्ली उड़ा रहा है या हंस रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। इंडिया में ऐसा बहुत चलता है। ये देखो एक और आ गया नया इन्फ्लुएंसर आ गया। यार मेरे को इंडिया में थोड़ा ना वैसे सोचेगा मतलब इतना सेफ्टी वाली चीज नहीं लगती। अब मैं और अलीना जो है अब वहां पे देखे थे हमने, 3 लड़ाई तो की है हमने, कम से कम 3 लड़ाई। ठीक है, हम्म। सड़क पे पहली लड़ाई थी, दिन की बात है, हम रेलवे रोड की तरफ जा रहे थे। तो जो तेरा पहला ही चौक होता है ना जहाँ पे जूतों की दुकान थी, याद है हम्म। तेरे को? हाँ, अम्बेडकर चौक। ये तेरे सारे वुडलैंड वगैरह, कैसल मॉल से जो तू निकलेगा और जो पहला जो बड़ा गोल चक्कर आता है, हाँ तो हाँ। वहां पे मतलब जो है कुछ ये तेरे होमलेस टाइप के लग रहे थे या देहात के लग रहे थे। तो हम्म। अब मेरे को लगता है मैंने ये वीडियोस इस इन चीजों के बारे में बताया नहीं पहले, मेरे ख्याल ना, से इस बारे में बात नहीं हुई ना। इस बारे में बात नहीं है। अरे ठीक है, अभी तो बहुत सारी जूसी बातें हैं फिर। तो अम, क्या हुआ, 2 लड़कियों के बीच में लड़ाई चल रही है वहां पे। ठीक है, और मतलब लड़कियों। लड़कियां, हाँ हाँ 2 लड़कियों के बीच में, पर मतलब ये समझे कि गांव से मतलब तो लगा ले ऐसे होते ना जो अपना एक गांव से दूसरे गांव गांव जाते रहे, मतलब घूमते रहे, जिनका हम्म। कोई मतलब जिप्सी टाइप के लोग दिख रहे थे वो। तो अपना जो है मतलब बाल एक दूसरे के पाट रहे मतलब बढ़िया तरीके से। फिर क्या हुआ, एक लड़की ने पत्थर ठा लिया है, और पत्थर ठा के जो है यो वो घुमाने लगे हाथ से। मार दूंगी, मार दूंगी। और उनके साथ थे कम से कम 7-8 और लोग भाई, 7-8 और लोग थे, मतलब परिवार वगैरह के दिख रहे थे। तो हम्म। औरतें तो हंस रही है उसमें, वो भाई बाल पाड़ रही, क्योंकि एंड में ना बाल का गुच्छा उस औरत के हाथ में था। ले जा, बनियो। और फिर लड़का गया बीच में भाई छुड़ाने के लिए, लड़का दोनों से छित गया, और वो जो है फिर अपने फिर से साइड में हो गया कि भाई कुछ कर नहीं सकते। पर भाई मतलब ये जो तेरा हाइना वाला सिस्टम है ना इंडिया में, कि मतलब भाई अगर 2 लोग छित रहे होंगे ना आपस में लड़ रहे होंगे, ये नहीं कि भाई चोट लग जाएगी कुछ हो जाएगा, मतलब मत लड़ो। ए, ए, हाँ, बिल्कुल मार बिल्कुल। मार, और मार कर और मार, करके तो मतलब थोड़ा और मार। अपना एंटरटेनमेंट हो जाए भाई, अगला मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपना एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए। तो मेरे को ये बहुत दिक्कत, तो पहला तो ये था, फिर दूसरा क्या था, हम जा रहे थे वेता, और ये सारे के सारे मतलब हफ्ते हफ्ते के मतलब गैप की बात है, और वो तो ये है जब हम बाहर नहीं निकल रहे थे इतना, समझ रहा है, हमारा होता था कि दिन में एक बार बाहर निकल रहे हैं जो कुछ भी है। हम्म। तो फिर हम गए वेता की तरफ, और वेता की तरफ भाई वहां से वापस आ रहे हैं हम,
नाना नानी थे साथ में, अलीना थी और मम्मी पापा, और हम एक तरीके से फंसा के गाड़ी में हम जा रहे थे 6 लोग। तो हम जा रहे, और फिर हमने हमें दिख रहा है एकदम एकदम से जो है एक बाइक वाला जो है किसी के पीछे भाग रहा है, और बाइक पे 3 लड़के बैठे हैं, तो उन्होंने साइड में रोकी एकदम से, और वो एकदम से ना गाड़ी के बिल्कुल आगे से, जो सामने वाली गाड़ी थी बिल्कुल आगे से मतलब भागता हुआ गया लड़का। और जब वो भागता हुआ गया तो हेडलाइट से दिखाई दिया कि मतलब उसके जो है यहाँ पे पूरा खून खून हो रहा है। और उसके पीछे जो है फिर एकदम से जैसे ही वो भागा, फिर पीछे जो है वो 2 और भागे उनमें से, मतलब जो है बाइक में जो 3 लोग बैठे थे 2 और भागे, और वो किसी तरीके से मतलब जो है अपना दूसरी साइड कूद कूद के यूं करके कि मतलब जो है पीछा छूट जाए इनसे, तो वो भाग रहा, पर वो जो है पीछे लगे हुए थे वो दोनों के दोनों। तो ये सीन देखा। फिर तीसरा सीन तो भाई मतलब ये गीता जयंती वाला काम था। जब गीता जयंती में अलीना के साथ गया हुआ था, तो सबसे पहले तो भाई मतलब लोग ताड़ने नहीं छोड़ते। मतलब मेरे को यूं लगता है कि भाई किस टाइम पे ना कौन सी चीज खराब हो जाए, जब तू कुछ नहीं पता लगता। देख, तू और मैं मतलब हमारी कोई बहन वगैरह नहीं थी, तो हमें मतलब कोई 1 घंटा फर्क नहीं पड़ा, पूरे मैं तो सारी की ठीक सारी हूँ। जिंदगी है ना, हम अपना मतलब कोई कोई सोचने वाली चीज नहीं थी, कुछ नहीं थी। पर जैसे तू इन मेले वगैरह में जाता है, तो मतलब एक तरीके से ना बॉडीगार्ड की तरह तेरी आंखें पूरे टाइम चल रही होती है चारों तरफ कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, हम खड़े हुए थे, हम्म। अम, कोई कप्स वगैरह सिरेमिक की वो थी, ठेला था, तो वहां पे हम खड़े हुए। और पहले तो नरे सारे देख लिए, मतलब वो देखे जा रहे, क्या कर सकते हैं उसका। पर अलीना खड़ी है आगे, और जो है कुछ 4 चंप चूतिए से अपना, मैं थोड़ी जगह छोड़ के खड़ा हुआ था मतलब अलीना के साथ कि मतलब ठीक है, क्यों मैं चिपक के खड़ा हूँ अभी। तो 4 तो अपना फिर निकले बीच में से। तो जो है फिर उनमें से 2 ने, किसी ने यूं ने बोला, अरे 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 अंग्रेजन अंग्रेजन। तो वो एकदम से सुनते के साथ ही, वो मुड़ते के साथ ही मेरे को दिख रहा है वो भाई अलीना की तरफ आ रहे हैं। और नाना खड़े थे, मैं खड़ा था, मम्मी, नानी और अलीना। ठीक है। अब मैं कहा यार ये तो यहाँ पे अब लड़ाई होगी। तो वो 2 आ रहे थे, जो पहला वाला था, मैं उसके छाती पे धक्का, क्या कर रहा है। तो हम्म। वो फिर एकदम से सक पका गया, और सक हम्म। पका के जो है अपना वो पीछे को हो गया, और फिर जो है वो मतलब वापस दूसरी डायरेक्शन में चला गया, और फिर मुड़ते हुए जो है हंस रहा है। तो मेरे को तो यूं था ठीक है, मतलब चल अब थोड़ा बहुत धक्का वगैरह देके अगर मतलब आदमी को सुध बुध आ जाए तो ठीक है। पर तेरे को ऐसे भी तो चूतिया मिलेंगे जो मतलब इन चीजों पे मानेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो मतलब कोई कुछ ना कुछ हरकत करेंगे ही, और ऐसे कम केस तो सुनने को मिलते नहीं है। तो ये जो है ना असली सिस्टम, जिनको लगता है कि भाई हमारे देश में बहुत तरक्की हो चुकी है इस टाइम पे, उनको ना इन मेलों में जाना चाहिए इस टाइम पे, और हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड बहन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि माँ को तो कोई कौन पूछ रहा है अब इस टाइम पे, ठीक है, पर गर्लफ्रेंड के साथ जाओ और बहन के साथ जाओ, हम्म। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि मतलब किस टाइप की जो है गंदगी वहां पे पूरे टाइम देखने को मिलती है। तूने ये वीडियो देखी है? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। देखा। भाई साहब मेरे खून खौल गया था, मेरे शरीर में आग लग गई थी वीडियो देखने के बाद। हाँ, ये जापानीज वाली। हाँ, और ये बंदा जो आखिर में ऐसे ऐसे कर रहा है, ये बहुत इनोसेंट था है। साला आखिर में आया ऐसे हाथ करने के लिए। दिख रहा है बहनचोद लड़के के साथ गलत काम किया जा रहा है ना, बहनचोद साइड में खड़े रहेंगे हम। और ये एक लड़के के साथ नहीं होता भाई, कितनों के साथ होता है, कितनों के साथ होता है। कई कई सारी वीडियो देखी मैंने। मैं ऐसी अपना जो इंस्टाग्राम फीड पे आ जाता है ना, ये वीडियो आई। मैं क्या, ठीक है, चैप्टर मैंने देखी। अगली स्क्रॉल करी, इसी तरह की एक और वीडियो आ गई। मैं क्या साला हो क्या रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया वाले कपल थे, हस्बैंड के सामने सामने ही छेड़ के जा रहे हैं, बताओ। और एक बंदा हम्म, नहीं, 10-10 बंदे आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, हक करने के बहाने से। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना भाई कि वो तो तुम अपनी नॉर्मल गर्लफ्रेंड को ले जाओ, और अगर तुम किसी अपनी कोई गोरी गर्लफ्रेंड होगी या गोरी बीवी होगी, तुम उसके साथ जाओगे ना वहां पे, तब तुम्हारा मतलब एक तरीके से कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। और तो मैं तो ये एंजॉय कर सोचता ही हूँ नहीं पता है, सकता है।
हर बार जाने के बाद ना, मैं हर बार जाने पे मेरे को लगता है कि ठीक है यार, इस बार चीज़ें थोड़ी खराब नहीं होंगी, ठीक है। मतलब हर बार जो है कुछ ना कुछ खराब दिख ही जाता है, और मेरे को सिस्टम समझ नहीं आता। पिछली बार जो था हमारा का सारा जो सिक्योरिटी थी ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने भाई इतनी ऐसी कराई। अलीना का पोर्टेबल वो था प्रिंटर, इस हम्म, बार भी लेके गए हम। इंडिया में 4 बार गए होंगे इस टाइम पे प्रिंटर को हम्म, लेके, कभी भी कुछ नहीं किया। एक हम्म, बार हम बिजनेस क्लास वाली लाइन से चले गए इनमें से, तो बिजनेस क्लास वाली लाइन से गए, और इन्होंने जो है डायरेक्टली, मतलब कोई था नहीं वहाँ पे, भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं थी, इन्होंने बोला भाई प्रिंटर रोक दिखाओ, ये लिया। क्या चीज़ है, ये है वो है। और जो है प्रिंटर में से जो है इंक निकाल के अलग करो, ये इंक ले जाना अलाउड नहीं है। फिर जो अपना पेज पेज वगैरह दिखाने में कर, तुम प्रिंटर अलाउ कर रहे हो, तुम इंक अलाउ नहीं कर रहे। और ये छोटा प्रिंटर है, कोई ऐसा बड़ा मतलब कार्ट्रिज भी नहीं है कि भाई इसमें मतलब मैं कुछ भर के लेके जाऊंगा। और हम्म, फिर जो है उस समय मैं कहा जी, मैं कहा यार क्यों फालतू के मतलब ड्रामे कर रहे हो, क्यों दुखी कर रहे हो। अच्छा ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ड्रामे कर रहे हो, आप क्या गलत शब्द ना यूज करो, यहाँ पे आपको यहाँ रात बितानी बैठ जाएगी, यहाँ पे रात बितानी पड़ जाएगी यहाँ पे। मैं कहा भाई मतलब इस टाइप के मतलब जो काम है ना वहाँ पे, तो हम अपना बिजनेस क्लास से हम जा रहे थे जापान, उसके बाद नई दिल्ली से जापान। हम मालदीव से चले गए थे प्रिंटर लेके, बिना किसी दिक्कत के, किसी ने कोई नहीं रोका, कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं। वापस आ गए, चले गए वहाँ पे। और यहाँ से फिर जो है नई दिल्ली से फिर से फ्लाइट थी आगे टोक्यो की, टोक्यो से थी साउथ कोरिया की, इसकी सोल की। तो कहीं पे भी ना, किसी भी देश में भाई, किसी ने भी प्रिंटर के साथ कोई ड्रामा नहीं है, किसी भी देश में। हम्म, सिर्फ इंडिया में बिजनेस क्लास की लाइन में, जब वहां पे भीड़ नहीं थी, तब इन्होंने ऐसे करी पूरी। और हमें जो है मतलब किसी हिसाब से फिर मैंने एयर इंडिया वाले लोगों को बुलाया, बोला कि मतलब जो है ऐसे करके हमारा जो है फिर इंक नहीं है हमारे पास, फिर मतलब ये तो यूजलेस हो जाएगा। निकलवाई इन्होंने इंक, और इसमें प्लास्टिक वगैरह में किसी में रैप करा के यार, पूछ पाछ के ना, मतलब 10 स्टॉल पे जाके वहां पे कि मतलब दे दो कुछ मतलब पॉलिथीन वगैरह जिसमें मतलब भर सके। और वो सब कुछ करने के बाद तब जाके जो है मतलब इन्होंने जाने दिया। और हमारे तो यूं हो गया था उस टाइम पे यार, नहीं जाएंगे हम वापस, इंडिया नहीं जाएंगे। हर बार जब इंडिया आते हैं ना, तो इतना बुरा एक्सपीरियंस होता है कि मतलब यूं होता है कि भाई वापस नहीं जाएंगे। हम्म, पर यूं होता है कि फिर जो है थोड़े दिन बाद कि परिवार वहां पे है, माँ बाप वहां पे हैं, तो जो है चले आते हैं एक बार, चले आते हैं एक बार। फिर उसके बाद फिर से एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे गीता जयंती वाला मेला हो गया, तेरा वेता वाला हो गया, और जो है तेरा फिर से ये गोल चक्कर वाला जो सिस्टम था। इन सब पे जा जाके ना तेरे को यूं दिख जाता है कि यार मतलब चीजें यहाँ पे इतनी ज्यादा अनसेफ हैं, तेरे को नहीं पता एक सेकंड से दूसरे सेकंड रोड पे खड़े खड़े, रोड पे चलते चलते तेरे साथ क्या हो जाए। बहुत अनसिविलाइज सिस्टम लगता है मेरे को, मतलब इतना अजीब लगता है कि मतलब जब तक हम लड़के लड़के थे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, हम्म। पर जैसे ही तू मतलब अपनी बीवी के साथ जाएगा, लड़की के साथ जाएगा, तो मतलब जो है फिर कान के जो है घंटे बिल्कुल अलग तरीके से दिखने स्टार्ट होंगे। तूने ये नोटिस किया है, जो अपना जो इंडियन एयरपोर्ट का स्टाफ है, ठीक है, स्पेशली मेल, उनकी ईगो बहुत छोटी है। हम्म। गलती से कुछ निकल जाए मुंह से, भाई साहब, जैसे तू बता रहा है, ऐसे कैसे हम्म। बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल दिया आपने, बोल कैसे दिया ऐसे। तो मेरे को लगता है इंडिया में ये है कि कुछ एक जो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं ना, वो भी गवारों वाली बात कर जाते हैं। मेरे को तो यार मतलब क्या बताऊँ, मैं तो इतने सारे एयरपोर्ट्स पे से निकला मैं इंडिया में भी, क्योंकि हमारा तो वो तो सारा इंडिया टूर वाला सिस्टम होता था, तो हम हाँ, कहाँ कहाँ हाँ। नहीं गए। हम गए थे अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, हम्म, और बैंगलोर। तो हम नरे सारे एयरपोर्ट्स पे गए। हर एक एयरपोर्ट पे ना कुछ मतलब माड़ा काम हो ही रहा था। अब इसमें भी मैं बताऊं मतलब एयर जो इंडिगो की फ्लाइट थी, ठीक है हम्म। हमारी, तो टर्किश एयरलाइंस वाला था। टर्किश एयरलाइंस वाली तो यूं थी कि वापसी की जो फ्लाइट है वो इंडिगो चला रही थी। और अच्छा। इंडिगो में भाई क्या कमाल, ऐसा तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन देखा ही नहीं मतलब प्लेन का, जिसमें सिर्फ पहली रो तेरी बिजनेस क्लास रो है। और वो भी क्योंकि ऐसी बिजनेस, एक रो है बिजनेस क्लास की, एक एक रो में जो है उसमें कितनी 7 सीट है, दो इधर दो इधर ना, हाँ दो 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 और फिर 3, ठीक है बीच में। तो मैंने बोला कि मतलब जो है विंडो सीट हो जाएंगी, काउंटर पे बोला मैंने उसको, लेडी को जो बैठी हुई थी।
और एक ही मतलब जो है वो काउंटर था छोटा सा इसका बिजनेस क्लास वगैरह का। तो मैंने कहा विंडो क्लास हो जाएगी, कितनी विंडो क्लास तो सिर्फ एक आदमी के लिए होगी, नहीं तो मैं आपको इकोनॉमी में भेज सकती हूँ। मैं कह रहे चंपन, ये तो बिजनेस क्लास के लिए अलग से तो पैसे भरे हैं और तू जो है मेरे को बोल रहे कि भाई मैं इकोनॉमी भेज सकती हूँ। समझ रहा है मतलब दिमाग से आदमी कितना पैदल होगा कि तू भाई मतलब बिजनेस क्लास वाले कस्टमर्स के साथ बात कर रहा है और मतलब इस हिसाब से बातें कर रहा है। तो मतलब और ना कोई स्माइल ना कुछ, मतलब बिल्कुल भंड तरीके का जो एटीट्यूड होता है ना, मैंने इतना भद्दा एटीट्यूड ना कहीं भी और नहीं देखा यार। मतलब यूं होता है कि भाई उनको कस्टमर सर्विस का घंटा फर्क पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। और जैसे ही हम फ्लाइट में आके बैठे, फ्लाइट में जो थे तेरे टर्किश क्रू था जो बिजनेस क्लास वाले लोगों को सर्व कर रहा था, बिल्कुल मतलब डे एंड नाइट डिफरेंस। स्माइल करके बात कर रहे हैं, पूरे टाइम पूछ रहे हैं ये है वो है। और उसमें भी क्या था कि भाई हम अपना बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, तो होता क्या है कि जनरली तेरी दो अलग अलग एंट्रेंस होती है, बिजनेस क्लास और इसकी इकोनॉमी की। इसमें भी दो अलग एंट्रेंस थी, ठीक है। पर इन्होंने बिजनेस क्लास वालों को सबसे एंड में बिठा के रखा, एंड तक बिठा के रखा। पहले सारी इकोनॉमी इन्होंने बोर्ड करा दी और उसके बाद जो है इन्होंने बोला कि भाई बिजनेस क्लास बोर्ड होगी। और वो भी तब बोलने के बाद कि यार हम कब तक वेट करेंगे। 7 लोग थे, क्योंकि सात सात भी नहीं 6 लोग थे, उनमें से मेरे ख्याल से एक सीट वो नहीं थी, एक सीट खाली थी, तो 6 लोग थे। तो कब तक वेट करेंगे। तो हम अपना जाके बैठे और मेरे को इस चीज का डर था कि हमारे पास सामान ज्यादा था और कहीं कोई पीछे वाला ना आदमी इकोनॉमी वाला उसमें मतलब अपना सामान भर के ना चले जाए और आगे जाके बैठ जाए। तो मेरे को उसका था, इसलिए मतलब मैं वहां पे थोड़ी कर रहा था इनके साथ। तो हम जाके भाई बैठे और उसमें भी हमें दिखाई दिया कि जैसे ही बैठे ना, तो मतलब भाई इकोनॉमी से मतलब बड़े तरीके से लोग आ रहे हैं बिजनेस वाली साइड में, मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, और इस साइड में आके जो है पानी मांग रहे हैं, इस साइड में आके जो है मतलब फिर खाना मांग रहे हैं। तो वो सारे के सारे मतलब जो है यूं था कि मतलब बिल्कुल जैसे एक किसी लोकल बस में बैठे हुए ना, वो वाला सिस्टम। इंडिया में नहीं मेरे को तो ना और सुन, एक और बात सुन। जब हम टर्की पे उतरे, ठीक है, टर्की में होता क्या है, जब तू उतर रहा होता है ना तो अलीना ने अपना, अब अलीना प्रेग्नेंट है तो मैं इसको सामान तो उठा नहीं देता भारी वाला, तो मैंने अपना सामान उतार के रखा अपनी साइड आयल में, और फिर मैं उसकी साइड जा रहा था सामान निकालने के लिए। बेटा कोई एक बेटी चौथ आया पीछे से, उसने तो मतलब धक्का मार के ना बैग में, वो तो चला भी गया आगे बिल्कुल एंट्रेंस तक, और हम रो 1 में बैठे हैं, समझ रहा है। तो इन इन बैतलों में इतना दिमाग नहीं था कि अगर तुम, जनरली ऐसा होता है कि जो एयर स्टाफ होता है वही तेरा सारा का सारा मतलब बिजनेस के पीछे खड़ा हो जाता है जाके, ताकि लोग क्रॉस ना करें और बिजनेस क्लास अपना निकल जाए और उसके बाद जो है तुम लोग निकलो। नहीं भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था। वो मतलब बिल्कुल जो है धक्का मार मार के आगे बढ़ गए, और फिर पता चला कि गेट आगे से नहीं खुलेगा, गेट खुलेगा पीछे से, फिर सारे के सारे धक्का मार मार के पीछे हो लिए। यार मतलब इतना गलीज सिस्टम होता है ना, तो अगर एक बार इंडिया चले जाए तो तेरे को 5-6 महीने का, 1 साल का सिस्टम सारा सेट हो जाता है। 1 साल लगता है तेरे को सिस्टम रीसेट करने में और सोचने के लिए भी हाँ ठीक है, मतलब इतना बुरा तो नहीं था, इतनी बुरी चीजें तो नहीं थी, एग्जैक्टली यूं लगता तेरी है। मेमोरी जब फेड होनी शुरू हो जाते हैं तब लगता है यार इंडिया खाना मस्त था, मजे आए थे, यहाँ गए थे वहां गए थे, यही क्या था वो क्या था, सस्ता बहुत था ये था, ठीक है। और फिर जब वहां पहुंचते हैं फिर चाटे लगते हैं मुंह पे, फिर वापस आके 1 साल लगता है समझने में कि ना भाई यहाँ बढ़िया था फिर से। भाई मेरा तो बहुत लव हेट रिलेशनशिप है। मेरा जैसा ये स्कार था, इन्होंने इतनी भंड मतलब काम किया ना, ये तो सारी जिंदगी यहाँ पे दिखेगा ही। आंखों का ऑपरेशन था, आंखों का ऑपरेशन मेरा इतना कबाड़ हुआ है, मतलब मेरे को अभी भी ना मतलब बहुत फ्लक्चुएटिंग विजन है। मतलब कुछ लोग वाले सुबह और शाम को यूं होगा कि मतलब बिल्कुल ही लगा ले -2 का नंबर होगा, और दिन में मतलब जब आंख वगैरह थकी ना हो और लाइट वगैरह बढ़िया हो तो मतलब ठीक है, लगा ले -0.5 उस टाइप का सिस्टम होगा। तो मेरे को ये चीजें लगती हैं, ठीक है, या तो ये चीज बढ़िया है कि एकदम से एक्सेस मिल जाए सारी की सारी चीजों की, जो भी हेल्थ केयर वाला सिस्टम है, पर क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए। पता नहीं मेरे को क्वालिटी का। मैंने यहाँ पे देखा अलीना की मामी का भी सेम ऑपरेशन हुआ था भाई, और हम्म उसका हुआ था हाथ पे, हम्म एकदम सटीक लाइन, बिल्कुल मतलब मैथ प्रिसिजन के साथ। और मेरा ही जो है यहाँ फटा पड़ा है, कहीं से कुछ हो रखा है, कहीं से बाहर निकल रहा है, हर कुछ हो रखा है।
मैं कहा यार ठीक है, अब जब चूज करा तो और ये जो भी बकचोद लोग आएंगे ना अब कमेंट सेक्शन में कि भाई ये तो इंडिया की बुराई करते अरे हैं, हमारे साथ तो पॉडकास्ट पे बैठ नहीं, के बात कर लो यार। हाँ, 2 मिनट ना शांति से सोच के देख लो ये चीजें सेंस तुम्हें लग रही है इन चीजों की या नहीं लग रही है। नहीं अंधभक्ति की इनको तरह मत देख, करना। क्योंकि पता है सेंस 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 तब तक नहीं लगेगी जब तक इन्होंने कुछ बढ़िया नहीं देखा, समझ रहा है? ये ठीक बात है। हम्म, तब तक सेंस लगेगी नहीं, तब तक हमेशा लगता है कि यार ये तो फालतू में हेट कर रहे हैं, ये इनको इनको कुछ पता थोड़ी ना। अरे इनको यूं नहीं पता कि हम भी मतलब बिल्कुल छोटे से शहर से आके हमने भी ये सारी की सारी चीजें देखी है, तब जाके ओपिनियंस वगैरह डेवलप होने स्टार्ट हुए हैं। उस टाइम पे भी हमें ये लगता था, उस टाइम पे कोई कुछ बोलता था इंडिया के बारे में सीधा मतलब गाली गलौज निकलती थी। हाँ हाँ। और अब जो है समझ आता है यार ठीक है, मतलब कि वो किस हिसाब से बोल रहे, कहाँ से बोल रहे भाई साहब मैं गया, मैंने फ्रेंड के साथ गया हुआ था इंडिया, तो मैं गया वाघा बॉर्डर। गया है कभी वाघा बॉर्डर? जो शो होता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में। भाई साहब खून के आंसू निकल गए थे मेरे। सबसे पहले तो जनता इतनी गवार बहन चोद, मतलब इतना बुरा हाल ऋषु, वहां पर तू खड़ा नहीं हो सकता था। हैं। वहां पर खड़े होने की जगह नहीं थी, खड़ा हो रहा था तो पीछे वाले गाली दे रहे थे कि भाई हमें नहीं दिख रहा है, खड़ा क्यों है, नीचे बैठेगा तो ये तो जगह नहीं है यहाँ पर बैठने की, यहाँ कहाँ बैठ रहा है। भाई वहां पर 10 मिनट नहीं रुका गया, 10 मिनट नहीं रुका गया मेरे से। मैं कहा भाई होलिया, इंडिया जिंदाबाद, होलिया बहुत हो गया, बस ठीक है। मैं निकल लिया वहां से 10 मिनट के अंदर अंदर ही। हम्म। और लोग चिक्के मार रहे हैं, भाई इंडिया जिंदाबाद, हाँ बढ़िया है इंडिया जिंदाबाद बिल्कुल, मगर जिस तरह से साला ऑर्गेनाइज करनी नहीं आती है सीटें। तो वहां पर क्या होता है, जैसे स्टेडियम के अंदर होता है ना, एक नीचे वाला एरिया होता है, एक ऊपर वाला एरिया होता है। ऊपर वाला एरिया इन्होंने बंद कर रखा है, स्टार्टिंग में इन्होंने ऊपर वाला एरिया बंद कर रखा है। जब नीचे वाला एरिया भर गया तो ऊपर वाला एरिया खोल दिया। अब ऊपर जाने के लिए जगह किसको मिल रही है? हम्म। वहां ऊपर तू जाने की कोशिश कर रहा है तो हट जाओ, साइड में हो जाओ, जगह नहीं है, दिख नहीं रहा मेरे को, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सालो इतना नहीं ऑर्गेनाइज करना आया तुम्हें। डेली 5 बजे 6 बजे तुम्हारा शो होता है? मतलब पता नहीं क्या ही। और मेरे को तो भाई ये लग रहा था एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपना, वहां पर इंडिया के नारे सुन के, ये सुन के, वो सुन के। भाई साहब वहां जो परेड वगैरह भी चल रही थी ना, मेरे को तो, मैं कहा ठीक है भाई, यहाँ तो कुछ अलग ही शो ही चल रहा है। यहाँ मेरे को तो कोई देशभक्त वाली फीलिंग आई नहीं वाघा बॉर्डर पे जाके। इससे ज्यादा देशभक्त वाली फीलिंग तो मेरे को जो इंडिया के नेशनल एंथम और ये जो सॉन्ग्स वगैरह है ना, वो सुन के आ जाती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कई बार। मगर वाघा बॉर्डर मेरे को कुछ नहीं हुआ। अब जिसने मेरे को गाली देनी है दे लो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, मेरे वाघा को बॉर्डर पे तो- कुछ भी नहीं, कुछ भी क्यों नहीं हुआ यूं बता। क्या मतलब जो रोंगटे खड़े करने वाली बात है? हंसी आ रही थी यार, जिस तरह से लोग हरकतें कर रहे थे वहां पर, हम्म। जिस तरह से गवारपंथी दिखा रहे थे लोग। हम्म। मेरे अब ये है ना, अब अगर मैं इंडिया में होता और मैं तब गया होता वाघा बॉर्डर, तो मुझे हम्म। हो सकता है बिल्कुल सही लगता, मस्त एकदम सारा कुछ, किसी चीज में फर्क नहीं पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मगर बाहर जाके जब तुम देखते हो ना सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये कोई किसी को गालियां नहीं दिखा रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तुझे नहीं दिख रहा है, ये हम बैठ जाओ, उधर खड़ा हो जा। मेरी तो बहस हो गई थी एक औरत से। सारे लोग वो पीछे सीट पे बैठे हुए हैं, मगर आगे सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं भी जाके खड़ा हो गया। कहते कि भाई बैठ जाओ, तुम हमें दिख नहीं रहा है। मैं कहाँ बैठ जाऊं, जमीन पे बैठ जाऊं? कहते हैं जमीन पे बैठ जाओ। मैं क्यों बैठ जाऊं? तूने ज्यादा पैसे दे रखे हैं मेरे से, कि वो शो तो फ्री होता है, ठीक है। तो नहीं भाई हमें नहीं दे रहे, तुम बैठ जाओ। मैं नहीं नहीं बैठता, मगर तू हम्म। आगे खड़ी हो जाके। तो फिर ऐसे करके बहस करने लगी बिना बात की। मैं चुप हो गया, मैं सामने देखने लग गया। पीछे हम्म। किर पिट 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 करके अपना, जब सर दर्द हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया, पता लग गया ढीठ आदमी है, तो बस अपने आप साइड में जाके खड़े होके खुद देखना शुरू हो गया। अब थप्पड़ पीछे मारने से का मन करता है ऐसे लोगों पे। अब फिर पीछे से और लोग उन लड़कियों को भी गाली दे रहे हैं। हम्म। मैं कहा ले लो मजे, अब तो देख लो तुम भी आके शो अपना शांति में। मैं कहा हद है यार। देख पता है, और इसमें ना जो सारे के सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये जो पॉपुलेशन की दिक्कत है, और जो है तुम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज में कंपैरिजन नहीं कर सकते वो सब कुछ। यार एक बात बताओ, मतलब नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल एटिकेट्स, ये मतलब डेवलप्ड देश होगा तभी आएंगे क्या सारी की सारी चीजें? हमने तो इतनी मतलब बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हमने मतलब थाईलैंड में देखी हमने। खैर वियतनाम में भी बुरा हाल था, पर थाईलैंड मतलब इतना अमीर देश तो है नहीं, पर वहाँ पे मतलब हमें बहुत बढ़िया सिस्टम लगा हर एक चीज़ का, जिस हिसाब से मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज करी जाती थी। और वही चीज़ है मतलब
इस टाइप के नॉर्मल एटिकेट्स तब नहीं आएंगे जब तुम्हारे पास मतलब पॉपुलेशन कम होगी। मतलब हाँ। ये तो या तो है या तो नहीं है, या तो हम्म। तुम इन चीजों के बारे में मतलब लोगों को ज्ञान बांट रहे हो या नहीं बांट रहे। हम्म। यही यही वाला सिस्टम है। लाइन वाला भी तो सिस्टम था कि अब हम टर्किश एयरलाइन से, या क्या ही बताऊं मतलब किससे सुनाने स्टार्ट होना। तो अभी हम जैसे इस्तांबुल जा रहे थे, इस्तांबुल जाते हुए हमें एक आदमी कोई मिला, इंडियन स्टूडेंट। तो वो कहता कि जो है मतलब मैं ऐसे ऐसे करके ना मेरी जो है फ्लाइट, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो गया, ऐसा कुछ बोल रहा था। और कहता कि हम्म। मैं इस फ्लाइट में चले आऊंगा, ऐसा कुछ करके कि मतलब जो पिछली फ्लाइट थी ना सेम हैम्बर्ग वाली फ्लाइट, वो मतलब मेरी छूट गई तो मैं इसमें चले आऊंगा। तो अलीना हम्म। कहती कि तेरी क्या कोई कनेक्टिंग फ्लाइट थी? कहता नहीं। तो अलीना कहती अच्छा तो फिर तू यहाँ पे लेट आया है? वो कोई सब्सक्राइबर वगैरह था तो बता रहा था, तो बात करती थी। तो तू यहाँ पे लेट आया है? कहता तो मतलब और जो है फिर अपना वो जब बोर्डिंग का टाइम आया तो पूछने लगे कि मतलब ऐसे करके। तो बोर्डिंग के टाइम पे भी उसको भगा दिया वापस। कहते तेरी गलती थी कि तू लेट आया है। और फिर हम्म। वो जो है गिड़गिड़ा रहा है कि भाई जो है मेरे पैसे और लग जाएंगे, ये हो जाएगा, 250 यूरो की और फ्लाइट है, ये वो है। मैं कहा यार, मैं कहा ऐसी मतलब बेवकूफ़ी और बदतमीजी क्यों करो कि मतलब तुम जब तुम घूमने आ रहे हो मतलब बढ़िया तरीके से फुल चिल होके अपना आ रहा है कि भाई हम्म। कोई नहीं फ्लाइट लेट होगी तो दूसरी फ्लाइट में चले आऊंगा। मैं कहा, अच्छा ठीक है। ऐसा नहीं होता। फिर हम लाइन में खड़े हुए थे बिजनेस क्लास वाली में। फिर एक अंकल जी जो है बीच में आ गए बिजनेस क्लास में अपना खड़े होने के लिए कि मतलब जो है मेरे को भी यहाँ से निकाल दो। वो तो इसके क्रू ने बोला नहीं कुछ, उसने भी उसका मैंने उसका कार्ड देखा था, उसका पीछे 12 वगैरह कुछ रो थी। पर उसने कुछ कुछ ड्रामे नहीं किए, कई कई कर भी देते ड्रामे। और सेम फिर जो है हम मैं अपना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया। हम्म। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद जब मैं लाइन में खड़ा हुआ दवाइयाँ लेने के लिए, तो एक आंटी जो है मतलब मैं देख दूसरी दो औरतें बाहर आगे खड़ी थी काउंटर पे, मैं थोड़ा अपनी जगह छोड़ के पीछे खड़ा हूँ। हम्म। एक आंटी है बिल्कुल अंधी की तरह यूं करके हाँ, मम्मी मेरे को तो पता ही नहीं बीच दुनियादारी का। बीच में घुस गई। जाके बैठ गई। अरे ताई मैं कहा मैं भी तो खड़ा हूँ यहाँ पे। इंडिया में लाइन का सिस्टम नहीं है। ये नहीं है। वहां तो जो घुस गया पहले अरे बढ़िया है, बीकानेर में जो यार, नहीं गया तो। बीकानेर में मैं अपना मैंने बोला मैं कहा ठीक है एक एक कचौड़ी खा के आऊंगा और एक समोसा खा के आऊंगा आज मैं ऑर्डर देने के लिए मैं खड़ा हूँ लाइन में। एक था वो आया बिल्कुल अभी नया नया, ऐसे काउंटर पे हाथ रख के चौड़ा पाँच करके, सौ ना ना कि मतलब मेरे को तो काट दिया बिल्कुल साइड में कि भाई ठीक है। डोमिनेंस उसने जता दी वहां पे पूरी। और जो है 5 समोसे दे दो, मैं ठीक है यार। विशु, ये चीजें ना पहले मेरे को नजर नहीं आती, क्योंकि पहले मैं क्या करता मैं बहुत चंटू हुआ करता था। मैं हमेशा ऐसे करता, मैं सबसे आगे निकल गया। ठीक है कि भाई अपना, तेरे को पता ही है मेरी हरकतें, जहां पर भी गया सबसे पहले अपना काट कूट के अपना निकल गए, 5 मिनट में समोसे लाने। जान पहचान हो जाती थी कुछ टाइम में, ठीक है, बात बूत कर ली थोड़ी बहुत। तो गए अपना फटाफट निकल के आगे। ठीक है, इस बार जब मैं इंडिया गया और मैं भी यही कचौड़ी और समोसे लेने गया था और रसमलाई। तो अब आदत हो गई थी कनाडा में रहने की, भी सारी लाइन में आके अपना एक एक करके लाइन से जाते हैं सारे, जिसकी जिसकी टर्न है। ठीक है, कई बार दूसरे लोग जाने भी देते हैं आपको कि जी कोई बात नहीं, आप पहले चले जाओ, इस तरह का। तो मैं जाए खड़ा हूँ बीकानेर में, भाई साहब मैं तो कटता ही चला गया। अच्छा। मेरे को तो उस बंदे ने देखा ही नहीं आगे तक, मैं कहा देख ले मैं भी खड़ा हूँ। भाई इतने लोगों ने काट दिया ना, मेरे को तो शर्म सी आ गई थी। मैं कहा मैं ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरे को समझ में नहीं आया 10 मिनट तक। मैं कहा हुआ क्या है। मेरे को कोई ना कोई तो बोल देगा हाँ तू चला जा आगे ना, कोई नहीं भाई साहब, एक के बाद एक निकलते चले गए लोग। मैं कहा ठीक है भाई ठीक है। फिर मेरे को भी 3-4 दिन लगे वो चीजें याद आने में ना, कि भाई ड्राइविंग वगैरह करने का भी मेरे को 4-5 दिन लगे। मैं कहा तुम गाड़ी काट दो, अपने आप आगे वाला देखेगा, जब देख जो देखेगा अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है, तो इन इन चीजों का ना कुछ दिनों बाद समझ में आता है, बाहर रहने के बाद। तो कोई बात नहीं, जिस जिसको भी खुंदक हो रही है, एक बार बाहर जाके अपनी लाइफ, बाहर जाके लाइफ देखा हो एक बार, और अपने आप तुम्हें भी यही चीजें महसूस होगी जो हमें महसूस हो रही है। हर चीज का रैशनल नजर आ जाएगा तुम्हें। मतलब पता है यूं लगता है कि इंडिया में ना बहुत बार अगले आदमी का लोग ध्यान नहीं रखते, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता,
कोई नहीं रिस्पेक्ट नहीं है अगले आदमी की। अगर अगला आदमी खड़ा है ना लाइन में, मतलब यार वो भी तो पागल थोड़ी ना, वो मजे में थोड़ी ना खड़ा है यहाँ पे, वो भी तो वेट ही तो कर रहा है। उसको तो यूं तो नहीं है कि भाई हाँ आज मैं जो है जॉब से छुट्टी लेके आज मैं मैकडोनल्ड्स की लाइन में खड़ा रहूंगा पूरे दिन। मेरे को मैकालो टिक्की चाहिए, एक मैं लेके जाऊंगा चाहे शाम हो जाए, आज लेके जाऊंगा घर पे, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो भाई तो ना ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना कि मतलब वो भाई मजे मजे में लोग खड़े हुए लाइन में, वो भी तो अपने सामान खरीदने के लिए जो कुछ भी है, उसी के लिए खड़े हुए हैं। तो आज संडे, आज क्या करूं, आज जाके लाइन में खड़े होकर आता हूँ मैं। भाई, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा था जो हम इंडिया में जा रहे थे अपना आई ऑपरेशन के बाद, मैं कहा भैया यूं बताओ कि यहाँ पे लोग, ये ड्राइविंग वगैरह की बात कर रहा था कि मतलब लोग ऐसे काटते हैं, ये वो है। मैं कहा, भैया यहाँ पे लोग बेवकूफ़ हैं, मतलब लोगों को दूसरे की कदर नहीं है या फिर लोग बेवकूफ़ हैं। तो कहता कि भाई लोग बेवकूफ़ हैं तभी उनको दूसरों की कदर नहीं है। पर हाँ फिर भी हमने एक और एक्सीडेंट देखा था यार, एक और मतलब लेडी थी स्कूटर उस पे, जैसे ऑटोबान वगैरह हुआ जर्मनी में, तो उस पे तेरे को ऐसी गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते जो 80 से नीचे मतलब चलती हों। ठीक है, तेरे हम्म, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, स्लो मोपेड्स वगैरह हो गए, वो सब कुछ अलाउड नहीं होती। हम्म, इंडिया में क्या होता है भाई, स्कूटी वगैरह सब कुछ मतलब तेरा एनएच पे चल रही होती है, नेशनल हाईवे पे। हाँ, हम्म। ठीक है, साइकिल्स भी चल रही होती है, सब चल रहा होता है वहाँ पे। तो तो कहीं चल एक रहे होते हैं वहां पर, बाकी छोड़ एक दो। लेडी की मेरे ख्याल से स्कूटी वगैरह लगी थी, तो वो मेरे ख्याल से पूरी पड़ी हुई थी नीचे सड़क पे। तो वहां पे ये सिस्टम था कि मतलब वहां पे कोई नहीं रुक रहा था, मतलब वो बस एक आदमी कोई रुका मेरे ख्याल से वहां पे, पर वो जो है फिर सारे के सारे अपना निकले जा रहे थे वहां से। और यहाँ पर देख ले भाई साहब, कोई गाड़ी यहाँ पर तेरा हाईवे के साइड में कोई गाड़ी, किसी की गाड़ी रुकी भी हुई है ना, और उसने बोनट खोल रखा है, 5 लोग 3 मिनट के अंदर अंदर रुक जाएंगे कि भाई क्या हो गया, कोई मदद वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे को नॉर्वे में याद है यार, नॉर्वे में हमारा, हम फॉक्सवैगन कैडी के साथ जा रहे थे, और हम एक माउंटेन पास के ऊपर गए, मतलब काफी ऊपर, और वहां पे जो सड़क थी नहीं, सड़क की जगह वो पेबल्स वगैरह थी। तो हम्म, उसमें से एक ना एक जो है कोई कील टाइप का वो उसमें घुस गया पहिए में, और हम्म, कई टाइम तक तो चलती रही गाड़ी बढ़िया तरीके से, और फिर हमने एक टनल क्रॉस करी, टनल क्रॉस करते धड़ 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 आवाज आ रही, और फिर जो है दिख रहा कि मतलब गाड़ी जो है एक तरीके को झुक रही है। तो मैंने अपना जो है गाड़ी रोकी, पार्किंग हम्म। साइन ऑन, और वहां पे भी मतलब 2-3 लोग वैसे रुक गए पूछने के लिए कि मतलब सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। पर इंडिया में उतना ट्रस्ट भी तो नहीं है कि मतलब अगर किसी कोई हाँ, बोनट किसी बंदे ने रोक रखी है गाड़ी, मतलब पता चला वो गाड़ी में ही दबा के ले गया, दे दो 5 लाख रुपए। यार बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब तू सोचेगा ना उस हिसाब से बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है कि इस हिसाब से मतलब इस टाइप के तरह एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मतलब सोसाइटी में ट्रस्ट डेवलप होता ही नहीं है। हाँ, यही बात लग रही है मेरे को भी कि भाई जो लोग मदद करना भी चाहते हैं ना, उन्होंने इतने सारे ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह सुन लिए हैं, ठीक है, कि उसके बाद फिर उनका हो गया कि नहीं भाई, उनके दिमाग में डाउट्स ज्यादा आते हैं उस टाइम पे कि भाई इससे मदद करने के बजाय, कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और वहां पर होती भी ऐसी चीजें। और यहाँ पे तो यार कुछ भी नहीं क्या है, ही यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम एरो वगैरह पे होते हैं यहाँ पे डेनमार्क में, या यहाँ पे भी कोई अगर रुक जाएगा ना, मतलब बस स्टैंड पे कोई खड़ा हुआ है, मतलब कोई जो है हाथ कर रहा है, तो भाई आदमी रुक जाता है और अपना आदमी रुक जाएगा जो है अपना, चलो किसी को जल्दी वगैरह हो। तो उस हिसाब से मेरे को तो यहाँ पे मतलब इन चीज़ों के बारे, समझ रहे ये चीज़ तेरे थॉट्स है ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल। हाँ, तेरे हाँ। दिमाग में ये चीज़ें आई नहीं रखी, मतलब ये हो सकता है, ये बुरा काम हो सकता है, गलत काम हो हाँ, सकता है बाहर, तू सोचता ही नहीं उसके बारे में क्योंकि होगा नहीं। यहाँ पर जब मैं कनाडा में आया था ना, मेरे को शर्म आ रही है बताते हुए, मगर एक ऐसा इंसिडेंस ही हुआ था, ठीक है, कि भाई पता नहीं कोई आदमी गिर गया था या उसका एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से, और मेरे साथ एक बंदा था, ठीक है, तो मैंने कहा कि चल 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 फट मदद करते हैं इसकी, वो हम्म, इंडियन ही था बंदा। हम्म, तो वो बंदा मेरे को कहता कि क्यों जाके मदद करनी है, बिना बात के पुलिस पुलिस के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, बिना बात के हमें दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इंडिया वाला माइंड सेट अभी भी था ना, हम्म, मेरा भी था, मगर मेरे को ये था कि यहाँ पर इस तरह की चीजें शायद ना होती हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हम्म, चलो मदद कर देते जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आने की बाद भी ना बहुत टाइम लगता है लोगों को चीजें देखने में कि हाँ यहाँ पर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं,
ठीक है। तो उस टाइम हमने जाके मदद करी, कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने कुछ नहीं पूछा। हमने 911 पे फोन मिलाया फटाफट, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह उसे लेके चलेगी। पुलिस वगैरह भी भाई क्या कुछ हुआ, उन्होंने पूछा कि हाँ ये सब कुछ हुआ था, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगर हम रीच आउट कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस नंबर दिया, उन्होंने कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया। हम्म। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें पेस्टर करने की जगह उन्हें वो ये देखते हैं कि ये पुलिस की एड है, ये मदद कर सकते हैं हमारी, ये नहीं कि तुम्हें पिटेंगे जब तक तुम्हारी मदद नहीं करते हुए। गीता जयंती मेले में एक आदमी ने स्टॉल जो था, स्टॉल का एक जो स्टैंड होता है ना जिसपे तेरे ज्वेलरी वगैरह लटक रही है, हम्म। वो थोड़ा सा आगे कर दिया था। पुलिस ही आया डंडा लेके, भड़ाक स्टॉल के अंदर, और कहता कि जो है इसको पीछे कर पीछे कर। वो आदमी जो है बहुत दुखी में, मतलब जो है वो चिल्ला रहा उस पे कि भाई हाँ कर तो रहा हूँ, रुक जा रुक जा। तो वो वाले ऐसे ऐसे सीन देख के ना, मतलब अत्याचार। खैर कितना ही हगेंगे यार इस पे। अरे तेरे को एक लेटेस्ट स्कैम तो बता दूं मैं अभी, जो हम्म। हमारे साथ है 2-3 दिन पहले। हम्म। हमारे पास 4, हमारा जो कुत्ता है उसने बच्चे दिए हैं, तो 4 हम्म। कुत्ते हैं हमारे पास इस टाइम पे ना। तो कल कोई लेने के लिए आया कुत्ते, ठीक है। तो हमने ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, भाई किस वजह से खरीद रहे हो, क्या कुछ सीन है, तुम्हारे पास और कोई कुत्ते थे पहले या नहीं थे, ये सारी चीजें ना बात वगैरह करी। हाँ भाई हमारे पास पहले कुत्ते थे, अभी हमारे पास 3 कुत्ते हैं, ठीक है, मगर हमारा एक जो गोल्डन रिट्रीवर था वो मर गया, इस वजह से हम इसे लेने आए हैं, जो तुम्हारे पास एक है इनमें से। हम्म। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने और काफी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, कहती कि भाई मैं एक रेस्क्यू भी चलाती हूँ टेक्सास के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बात है। मैंने अपना वेबसाइट वगैरह ली, वहाँ पर वेबसाइट वगैरह देखी मैंने, चलो ठीक है सारा कुछ, लोग जेन्युइन लग रहे थे, ठीक है। तो आखिर में बात है गोरे थे कि क्या? हैं गोरे थे? ब्रिटिश ब्रिटिशर्स। तो आखिर में बात आई कि भाई हाँ चलो ठीक है हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो पेमेंट हम आपको चेक दे दें या फिर आपको ई ट्रांसफर कर दें। जी ट्रांसफर क्या होता है? जो तेरे इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होती है, एक बैंक से दूसरे, अपना ईमेल के थ्रू पैसे जो जाते हैं दूसरे अकाउंट में, हम्म। या वो कर देते हैं। मैं कहा नहीं, हमें इन दोनों में से कोई चीज नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए। कैश? ठीक है, ई ट्रांसफर का क्या सीन होता है ना, आप 24 आवर्स तक रिवोक भी कर सकते हो, ठीक है, ई ट्रांसफर को। तो उसके बाद कहते हैं हाँ ठीक है चलो, अब हमें ये नहीं पता है बैंक वगैरह आसपास कहाँ पर है, ये है वो है, ठीक है। तो मैंने कहा ये देख गूगल मैप्स, TD ATM बैंक यहाँ से 7 मिनट की दूरी पे, आप गाड़ी में आओ, 7 मिनट लगेंगे, 7 मिनट वापस आ जाओगे, ले जाना पपी को, ठीक है। अब शुरुआत में उनकी कुछ एक चीजें हमें वैसे अच्छी, वैसे समझ में आई थी। वो बोल रहे थे कि भाई हम लोग ये पपी इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि अब हमारा घर सुना सुना हो गया। मैं सुना सुना क्यों? तुम्हारे पास 4 कुत्ते हैं इस टाइम पे घर में, तुम 5वां लेने के लिए आ रहे हो, तुम्हारा घर सुना सुना हो गया। मैं कहा अच्छा। तो तभी हमने बोला था कि भाई ई ट्रांसफर नहीं लेंगे, कैश लेके आओ। तो वो गए घर से बाहर, कैश लेने के लिए वो निकले, 10 मिनट बाद उनका मैसेज आ गया कि आई थिंक इट्स टू सून फॉर अस टू हैव अनदर पपी, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द वन वी जस्ट लॉस्ट एंड आई थिंक इट्स टू सून। हम्म। भाई साहब अगर अगर ये ट्रांसफर, और ये पता है मेरे को क्या लगता है इसके अंदर क्या करते हैं लोग, जाके डॉग लाए, ठीक है, ये ट्रांसफर करके, और वहां से जाके आपने अपना उस डॉग को लगा दिया सेल पे, ठीक है, किसी और जगह पे लगा दिया, जैसे कैलगरी की बजाय आपने लेथब्रिज में लगा दिया, या ऑटोवा में लगा दिया, या फिर अपने US में ही लगा दिया, ठीक है, अपना कॉलर वगैरह चेंज कर दिया, सारा कुछ चेंज कर दिया और अपना सेल पे लगा दिया। यहाँ से कुत्ता आपको फ्री में मिल गया और वहां पर आपने भेज दिया $1000। भाई साहब ये तो कल तो कुछ अजब सी घटना हो गई थी, और घर पे आके वो 3 घंटे बात करके गए हैं। जो डिस्कशन वगैरह चल रहा होता है, क्योंकि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिए बिना किसी को दे नहीं रहते। हम्म। तो भाई साहब यार मैं ये तो कहा यार ये कहानियों पे बिलीव करने वाली चीज नहीं होती कि है। ये तो कहानियों पे बिलीव करने वाली चीज नहीं होती। अगला आदमी कुछ भी सुना है तेरे को कैसे पता चलेगा वो सच है नहीं है? वो तो है, वो तो कहानियों पे बिलीव करने वाली चीज होती है, मगर जैसे, मगर इतना पता लग जाता है ना थोड़ा बहुत, लोग जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से क्या कुछ है, इतना पता लग जाता है। तो अभी हमारे पास 2 थे, एक था ब्लैक वाला था और एक ग्रे था जो पपी था। तो जो ब्लैक वाला था
उसके जो ओनर है उनके पास एक काला कुत्ता था जो मर गया था, तो इस वजह से वो ये उसका उनका बेटे ने फोन किया था, उनके बेटे ने, भी मेरे मम्मी के डॉग की डेथ वगैरह हो गई है, तो मैं उनको सरप्राइज देने के लिए ला रहा हूँ। तो वो अपना उन्हें घर से बिठा के सीधा यहाँ पर आ गया था, और उसके बाद फिर उसकी माँ जितना रोई और वो सारा इतना पता लग जाता है आदमी का कि कौन इतना झूठा है कौन नहीं है। ये वाली भी रोई थी, मगर इसके जो वो मगरमच्छ वाले आंसू होते हैं ना, वैसे महसूस हो रहे थे शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से ही। और अपना चंट ब्रिटिशर वाली वो आ रही थी उसमें से मेरे को बू। तो अब वो लोग जो काला वाला लेके गए थे वो तो लेके काला वाला, अगले दिन में फिर से कहते कि हमें ग्रे वाला भी चाहिए, तो वो ग्रे वाला भी लेके चले गए, तो दो लेके चले गए थे। मगर इतना पता लग जाता है, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की चीजें भी होती हैं, ये तो कुछ अलग ही लेवल का चल रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से आज बतेरा लंबा हो गया पॉडकास्ट। अगले अगर आप में से जो भी पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप लोगों को हो कि भाई हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम अगले जो पॉडकास्ट है उसके अंदर उन टॉपिक से ऊपर बात कर लेंगे, ताकि आप लोग भी ज्यादा इन्वॉल्व महसूस करो और जो है आप लोगों को ज्यादा मजा आए पॉडकास्ट सुनने में। चलो भाई, ठीक है, चलो, ठीक है। इस पॉडकास्ट पे इतना ही। अगले पॉडकास्ट में और गालियां लेके आएंगे और मजेदार चटपटी बातें लेके आएंगे, मगर फिलहाल के लिए सायोनारा।